हेलो गाइस, हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं अपना स्तूप आर्किटेक्चर। तो भैया कैसे स्तूपास हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं उनको हम लोग देखेंगे और कैसे कैसे इम्पोर्टेंट है वो भी समझेंगे। और यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से हम लोग समझते हैं कि जो स्तूपास हो जाते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और हमारा जो लेक्चर होने वाले हैं वो कैसे कैसे अरेंज रहेंगे, तो ये फॉर्मेट बताने के लिए सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट की बात कर लेते हैं कि हम लोग अपना लेक्चर कैसे कैसे ख़त्म करेंगे। तो स्तूपा का मतलब हम लोग देखेंगे किसमें, स्तूपास इन वैदिक पीरियड में देखेंगे। वैदिक पीरियड में स्तूपास का क्या मतलब था। फिर बात करेंगे स्तूपास इन बुद्धिज़्म, यानी कि बुद्धिज़्म के अंदर स्तूपास की क्या क्या इंपॉर्टेंस थी, क्या क्या था, कैसे कैसे ये बना, और इसके बारे में समझेंगे। फिर बाद में हम लोग बात करेंगे अलग अलग टाइप्स के स्तूपास के बारे में, यानी कि क्लासिफिकेशन बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कि जो स्तूपास बनते हैं तो उनका आर्किटेक्चर कैसा होता है, उनकी खासियत क्या होती है, उनमें क्या कला डाली जाती है, वो समझेंगे। फिर डालेंगे कि भैया जो स्तूपास हैं उनका समय दर समय, मतलब टाइम पीरियड वाइज हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे हमारे स्तूपास डेवलप हुए, उनकी डेवलपमेंट, कौन से राजा ने क्या करवाया, कौन से राजा ने क्या क्या नहीं करवाया, कौन से जैसे पुष्य मित्र शंग थे तो उन्होंने क्या करवाया, अशोक ने क्या करवाया स्तूपास के साथ। तो अलग अलग राजाओं के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने जो स्तूपास वगैरह हैं उनके साथ क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए या फिर बनवाया तोड़वाया या फिर जो भी किया, तो उनके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। फिर जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंट स्तूपास ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि जैसे कि हमें पता है कि बौद्धिज़्म केवल एक ही कंट्री में, यानी कि हमारी कंट्री में नहीं फैला हुआ है, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे थाईलैंड हो, चाहे इंडोनेशिया हो या फिर दूसरी कंट्रीज़ हों, तो काफ़ी जगह फैला हुआ है हमारा बौद्धिज़्म। तो अब हम लोग बात करें जब बुद्धिज़्म इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है, यानी कि एक तरीके से हमारी सॉफ्ट पावर है, तो दूसरी कंट्रीज़ में क्या क्या रेलेवेंस है, हम लोग बात करें स्तूपास वगैरह की या फिर बुद्धिज़्म की, वो सब हम लोग समझेंगे। जैसे कि हम लोग बात करें कि कोई किसी कंट्री में और कोई बहुत बड़ा स्तूपा है तो फिर उसमें क्या है, या फिर हम लोग अपने डिप्लोमेटिक संबंध कैसे बना सकते हैं सॉफ्ट पावर की वजह से। तो ये सब भी हम लोग अपने लेक्चर्स में बीच बीच में बात करते रहेंगे। और ये तो एक्चुअली हमारा एक फॉर्मेट था कि हम लोग कैसे कैसे अपना डिस्कशन करने वाले हैं अपना चैप्टर को। उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया हो। सबसे पहले बात करते हैं स्तूपा इन वैदिक एज पीरियड के बारे में, यानी कि जो स्तूपा है उसे वैदिक पीरियड में क्या क्या कहा जाता था, किस नाम से बुलाया जाता था, ये समझते हैं। तो जो स्तूपा शब्द है इसका मतलब क्या है हम लोग ये समझते हैं। तो जो शब्द स्तूपा है ये आया है कहाँ पे, संस्कृत से आया है और इसका लिटरल मीनिंग होता है हीप। यानी कि हम लोग बात करें एक तरीके से यही कह सकते हैं जैसे कि हमारा कोई चावल का कटोरा नहीं होता, एक कटोरा जिसके अंदर क्या भरे चावल भर जाते हैं तो ऊपर से ऐसा स्तूपा बन जाता है। तो ऐसे करके एक स्तूपा बनता है हमारा, ठीक है। और पाली लैंग्वेज में से क्या थूपा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, थूपा। पाली लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, इसे थूपा कहा जाता है। और हम लोग देखें कि अगर हम लोग बात करें वैदिक पीरियड पर, इसका अमेरिक वैदिक में इसके इनिशियल्स मिलते हैं। यानी कि इसमें कहा गया है कि जैसे अग्नि प्रज्वलित होती है, जैसे मान चलिए कोई यज्ञ हो रहा है, कोई यज्ञ हो रहा है, तो उसकी आग निकलती है, क्या निकलती है, आग निकलती है। जैसे मान चलिए कि ये कोई कुंड बना हुआ है, ये कोई कुंड है, इसमें डाली लकड़ी, बहुत सारी लकड़ी डाली, तो अब ये जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है ये क्या है, ये अग्नि जो प्रज्वलित हो रही है यही क्या होती है, यही हमारी स्तूपा होती है। तो इसे ऐसा भी कहा गया है। और उस समय पर हम लोग ये भी मानते थे कि जब कोई व्यक्ति कोई इंपॉर्टेंट जब व्यक्ति जब मर जाए, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ड्यूरिंग द वैदिक एज स्तूपा मीन्ड a structure built over the funeral place of important पर्सनैलिटी। यानी कि अगर कोई फेमस व्यक्ति या फिर इंपॉर्टेंट पर्सन जब मर जाता था तो उसकी हम लोग बात करें समाधि के तौर पर बना दिया जाता था, किसकी मदद से, बाय यूजिंग बैम्बूज एंड वुड्स, यानी कि लकड़ी या फिर बैम्बू की मदद से उस जगह पर। यानी कि कोई जब व्यक्ति मर जाता था तो उसकी जो समाधि है, यानी कि हम लोग बात करें उसकी अस्थियाँ हैं वो रखी जाती थी, क्या रखी जाती थी, उसकी अस्थियाँ रखी जाती थी। इट इज़ अ कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन। तो ये क्या था, एक बहुत अच्छा तरीका था रिप्रेजेंटेशन का, कि मतलब किसी व्यक्ति की यहाँ पे रेलेक्स वगैरह रखे गए हैं, कि मतलब मरने के बाद जो उसकी राख वगैरह बच जाती है वो अस्थियाँ बोलते हैं जिन्हें, वो रखी जाती हैं। तो ऐसे करके हम लोगों ने देखा कि संस्कृत मतलब वैदिक टाइम पीरियड पे ऐसे ऐसे उसका इस्तेमाल होता था। तो कैसे कैसे इस्तेमाल होता था फिर से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो भैया जो संस्कृत में है, इसमें मतलब संस्कृत में इस वर्ड के बारे में दिया गया है, पाली लैंग्वेज में से थूपा कहा जाता है। तो एक खाली बाउल
बाउल की तरह होता है जिसके ऊपर राइस वगैरह रखे रहता है। और हम लोग बात करें ऋग वैदिक में इसके अंश भी मिलते हैं कि जैसे कि यज्ञ वगैरह नहीं होता है, यज्ञ वगैरह नहीं होते हैं, तो उसके ऊपर हम लोग बात करें जो अग्नि प्रज्वलित होती है, तो उसी को हम लोग बात करें स्तूपा भी कह देते हैं। और भी क्या कहा जाता है, तो इसी वैदिक एज के अंदर हमने देखा था कि कैसे कैसे जो स्तूपास थे, मतलब वैदिक एज में जब कोई व्यक्ति एक्सपायर हो जाता था तो उसकी जगह पे जहाँ पे उसकी मतलब राख वगैरह रख दी जाती थी, यानी कि उसकी समाधि या फिर हम लोग बात करें आखिरी राख निशानी या फिर उसकी अस्थियाँ रख दी जाती थी, तो भैया वो भी उसी को क्या बुलाते थे, स्तूपा बुलाते थे। तो ऐसे करके कुछ मीनिंग था हमारा स्तूपा का कब, वैदिक टाइम पीरियड पर। तो ये सब हमें देखने को मिल रहा था कब, वैदिक एज में। अब बात करते हैं बुद्धिज़्म में स्तूपा का क्या मतलब वो समझते हैं अब हम लोग। बात करते हैं स्तूपा का मतलब बुद्धिज़्म के अंदर। तो जैसा कि हमें पता है कि जो बुद्ध थे उनकी मृत्यु कैसे हुई थी, तो बुद्ध की मृत्यु को लेकर काफ़ी डिबेट्स चलती हैं। तो थ्योरी एक्चुअली हमारे पास ये है, दो थ्योरी है हमारे पास। एक तो ये है कि एक चुंडा नाम के व्यक्ति था, उसने उन्हें पॉइजनस यानी कि सड़ा हुआ खाना खिला दिया था, तो इस वजह से उनकी फूड पॉइजनिंग की वजह से डेथ हो गई थी। पहली थ्योरी तो ये है। और दूसरी थ्योरी ये है कि भैया वो नेचुरली मरे थे, क्योंकि भैया उनकी एज भी हो गई थी और वो 80 साल के हो चुके थे, तो इस वजह से वृद्धावस्था के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। तो दो थ्योरी हैं। तो जब वो मरने वाले थे तो उनसे पूछा गया कि भैया कि आपको कैसे दफनाया जाए, तो उनकी इच्छा थी, जैसे वो नहीं होता है कटोरा, जैसे भीख मांगी जाती है इसमें कटोरे में, तो वैसे ही एक कटोरा होता है, तो उनकी जो समाधि है, तो ऐसी ही एक कटोरा होता है, तो उसकी एक समाधि होती है, तो ऊपर जैसे नहीं राइस वगैरह रख देते हैं, तो ऐसे ही राइस के अंदर, ऐसे एक स्तूपा के अंदर उनकी जो डेड बॉडी है या फिर डेड रिमेन्स हैं वो गाड़ दिए जाएँ। तो ये उनकी इच्छा थी। तो ऐसे करके, और मरने से पहले उनका मैसेज क्या था, मैसेज भी देख लेते हैं। तो उनके यही लास्ट वर्ड थे, बुद्धा लास्ट वर्ड, दैट एवरी लिविंग थिंग्स डिके एंड एवरी वन शुड वर्क फॉर हिज सेलिब्रेशन diligently are symbolized by स्तूपा आर्किटेक्चर। तो अब हम लोग बात करें कि उनकी मतलब उनका कहना ये था कि अगर मरने के बाद हर किसी को, कोई भी जीव हो, तो कोई भी जिंदा जीव हो, तो वो एक ना एक दिन मरता है, सड़ता है और मर जाता है, तो उसको अपनी सेलिब्रेशन के लिए काम करना चाहिए। तो इनका जो स्तूपा बनेगा, तो वो क्या करता है, इसी चीज़ को सिंबलाइज करता है। क्या करता है, सिंबलाइज करता है, यानी कि प्रतीक बनता है कि भैया हर किसी को एक ना एक दिन मरना है। तो आप देखिए और समझिए कि भैया कि कोई हमेशा जीवन भर के लिए धरती पर नहीं आया है। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने सेलिब्रेशन के लिए वर्क करते रहना चाहिए। किसके लिए, अपने सेलिब्रेशन के लिए वर्क करना चाहिए। और जो स्तूपा आर्किटेक्चर है वो यही सिंबलाइज करता है, यही दिखाता है कि हर किसी को अपने सेलिब्रेशन के लिए वर्क करना चाहिए। और दुनिया में कोई चीज़ हमेशा के लिए नहीं आई है। क्या नहीं आई है, दुनिया में कोई भी चीज़ आई है वो हमेशा के लिए नहीं आई है। तो ये उन्होंने कहा है कि मन भैया अगर आप लोग अपने आप को घमंड करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, हम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, या मेरे पास दौलत है, शौहरत है, पैसा है, रुतबा है, गाड़ी है, तो वो हमेशा के लिए नहीं है। कुछ समय के बाद जो आपके पास दौलत या संपदा या सुंदरता आई है, वो एक ना एक दिन चली जाएगी। आप अगर खूब कोई मान लीजिए कोई लड़की है तो वो सोचती है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, तो आपकी सुंदरता कब तक रहेगी, 30 तक रहेगी, 40 तक रहेगी, 50 तक रहेगी, 60 तक रहेगी, 70 तक रहेगी, 80 तक रहेगी। उसके बाद तो आपके चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाएंगी, बाल सफ़ेद हो जाएंगे। चाहे वो कोई आदमी हो, वो सोचे कि भैया मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं क्षमताशाली हूँ बहुत ज़्यादा, तो कब तक क्षमताशाली रहोगे, 20 साल तक, 40 साल तक, 80 साल तक, 100 साल तक, बस इसके आगे थोड़ा ना बढ़ पाओगे। तो एक समय के बाद आपका जो पतन है वो होना निश्चित है। तो ऐसे ही बुद्धा का कहना था। तो उसे ही सिम्बलाइज़ किया जाता है स्तूपा आर्किटेक्चर से। तो उनकी इच्छा यही थी कि कहीं पे भैया एक कोई चौराहा हो या कोई इंपॉर्टेंट जगह हो, तो उसके किनारे एक स्तूपा टाइप में बना दो, जैसे कि कोई चौराहा है उसके किनारे स्तूपा बना दो, जिससे कि क्या हो, लोगों को पता चले, कोई जानने वाला पहचानने वाला उनसे मिलने आए तो भैया उनके पास कम से कम हो कि हाँ, बुद्धा की जो रिमेन्स हैं यहाँ पे हैं, तो उन्हें एहसास हो कि हाँ, हम अमर नहीं हैं या फिर हम हमेशा के लिए अमीर नहीं हैं, एक सिंबलाइज तौर पर। तो ऐसे करके उन्होंने कहा, और उनकी जो इच्छा थी वो 10 गुना तरीके से पूरी हुई। कैसे पूरी हुई वो समझते हैं, क्योंकि भैया हमें पता है कि इसको लेकर एक पूरी कहानी बनाएंगे हम। क्या बनाएंगे, कहानी। तो अगर हम लोग बात करें मल्लास की, तो उनके दो रेन थे। तो एक तो था हमारा क्या, कुशीनगर, ये आज के कॉन्टेक्स्ट में उसका नाम ले रहा हूँ। दूसरा क्या था, पावा। कौन सा था, पावा। तो उनने आखिरी टाइम खाना कहाँ खाया, पावा में खाना खाया, और कुशीनगर में जाके उनकी मृत्यु हो गई। तो जब कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई, तो इसके बाद पूरी एक लंबी सी कहानी है। तो अब शुरू करते हैं उस लंबी सी कहानी को।
अब हम लोग आते हैं उस कहानी के ऊपर जो कहानी बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसे हम लोग सीज ऑफ कुशीनगर कहते हैं। तो हुआ क्या, कहानी ये थी कि भैया हमने बात कर ली थी कि भैया जो हमारे गौतम बुद्ध थे वो उनकी हो गई थी डेथ। जब डेथ हो गई तो उनकी जो अस्थियां थी उसको एक ब्राह्मण ने जलाया। और उसके बाद जो हम लोग बात करें कौन थे, राजन। कौन थे, राजन। ये कौन है, ये हमारे हैं राजन। कहाँ के, कुशीनगर के। राजन है ये कहाँ के, कुशीनगर के। काफ़ी क्यूट लग रहे हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ ये राजन कहाँ के हैं। ये कुशीनगर के राजन हैं, ठीक है। तो अब भैया ये उस समय पर बुद्धा आदमी थे अपने लेजेंड, क्योंकि भैया उस समय पर हम लोग बात करें बौद्धिज्म काफ़ी पीक पे चल रहा था। और बौद्धिज्म में गौतम बुद्ध की जो पोजीशन है वो तो आप जानते ही हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उस समय पर जो बुद्धा मीन्स लेजेंड आदमी। तो भैया अब भैया जो राजा हैं वहाँ के खुश हो गए कुशीनगर के। अब ये खुशी खुशी ये अपने सर के ऊपर मटकी लेके जा रहे हैं, तो उनके सर के ऊपर क्या है, इनके सर के ऊपर अस्थियां रखी हुई हैं, किसकी, गौतम बुद्ध की। तो अब इसके बाद गौतम बुद्ध की अस्थियां रखी हुई हैं, तो अब भैया जब बाकी के आसपास के राजाओं को पता चला, जैसे अजातशत्रु वगैरह हुए, तो भैया ये गुम्मा फाड़ मशीन ले आए अपनी। तो भैया खड़े हो गए, सीज कर लिया कुशीनगर पूरा। 7 अलग अलग राजाओं ने, भैया बताइए, घेर लिया। किसके लिए, बुद्धा की अस्थियों के लिए। सोचिए उस समय पर इतनी पॉपुलैरिटी थी हमारे गौतम बुद्ध की। तो 7 अलग अलग राजाओं ने घेर लिया। अब भैया इनसे कहा कि भैया हमें नहीं पता है, हमको ये अस्थि चाहिए। तो भैया गौतम बुद्ध कहाँ कहते थे कि भैया लड़ाई नहीं करना, लड़ाई नहीं करना, ये लोग उनकी अस्थियों के लिए लड़ रहे हैं। अब भैया गौतम बुद्ध ऊपर से बैठ के सोच रहे हैं, कहाँ क्या कहते हैं, कुछ नहीं कह रहा, अब छोड़ो हटाओ, इन चक्करों में नहीं पड़ रहा है। गौतम बुद्ध ये कह रहे हैं। तो अब भैया अब जो यहाँ कुशीनगर के राजा ना ये सोच रहे हैं, भैया अब हमने क्या गलती कर दी यार, इन लोगों ने 7 अलग अलग राजाओं ने घेर लिया हमें। तो भैया इनकी डिमांड क्या थी, इनकी डिमांड यही थी कि भैया जो अस्थियाँ हैं वो बांट दिया है बराबर, इस समय सबको मिलनी चाहिए, आपका केवल अधिकार नहीं है उस अस्थियों के ऊपर। तो भैया एक ब्राह्मण से कहा गया, कौन ब्राह्मण था, द्रोणा। और हम लोग बात करें पाली भाषा में से दोना कहा जाता है, तो थोड़ी बहुत समझ ही रहे हैं आपको, ये थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है लैंग्वेज। तो अब हम लोग बात करें कि जो द्रोण थे उनसे कहा गया कि भैया आपको क्या करना है, आपको भैया इन जो हम लोग बात करें कि इस जो हम लोग बात करें कि ये अस्थियां हैं, इनको क्या करना है, इनको बंटवाना है। क्या करना है, इनको बंटवाना है। तो कैसे बंटवाएंगे आप, हम जो राजा हैं हम लोग राजाओं में बांट दीजिए। उसी समय पर एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण ने कहा कि भैया हमें भी अस्थियां चाहिए। अब ब्राह्मण को कौन मना कर सकता है, तो भैया एक अस्थि का हिस्सा ब्राह्मण को दिया गया। और बाकी वो 7 राजा थे और एक 8वें राजा थे अपने कुशीनगर के। तो हम लोग बात करें इन, और जब ये सब अस्थियां बढ़ गई, तो जो अस्थियां, जो जो मटका दिख रहा है आपको, ये अंकल जी लेके जा रहे हैं, हमारे राजन लेके जा रहे हैं कुशीनगर के। तो ये मटका बच गया। तो अब ये मटका रह गया किसके पास, द्रोण के पास। तो भैया हमारे पास जो अलग अलग स्तूपास के लिए इतने लोगों में हमारी जो अस्थियां थी वो बढ़ गई। और जिन लोगों को ये अस्थियां मिली उतनी ही हम लोग बात करें स्तूपा तैयार हो गए। तो ऐसे करके जो हम लोग बात करें स्टार्टिंग के जो स्तूपास थे वो बनाए गए। कैसे बनाए गए, इन अस्थियों को बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर लिया गया। फिर आगे और कैसे कैसे दुनिया में अलग अलग स्तूपास बनेंगे उनको भी समझेंगे, क्योंकि भैया जो हमारे अशोक आएंगे तो वो जो इनके रेलिक्स हैं तो वो उनको और ज़्यादा बंटवा देंगे। तो अभी के लिए हम लोग इतना देख लेते हैं कि हाँ इतने हिस्सों में हमारे जो रेलिक्स हैं वो बढ़ चुके हैं, किसके, गौतम बुद्ध के। और उतनी ही जगह पे, जहाँ जितनी जगह पे मतलब ये रेलिक्स हैं उतने ही स्तूपास बना लिए जाएंगे। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये जो आपको अब शिलाखंड दिख रही है, तो यही वो शिलाखंड है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो आपको मटका दिख रहा है, तो ये क्या है, ये रेलिक्स हैं किसके, बुद्धा के। और ये क्या करना है, ये कौन है, द्रोण है। और ये जो बाकी राजा हैं उनके बीच में जो हम लोग बात करें उनकी अस्थियां हैं, उसके रेलिक्स को वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये पिक्चर यही रिप्रेजेंट करती है और कुछ नहीं है। उम्मीद है कि आपको समझ में आई हो। इसलिए मैं बिल्कुल पिक्चर फॉर्म में, अलग अलग फॉर्मेट में, या फिर वाइट बोर्ड में, या फिर लिख के, या फिर ऐसे स्लाइड्स में, तो हर एक मेथड से आपको समझाने की कोशिश करूँगा जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो ये क्या है, ये वही स्कल्पचर है, मतलब यही वो स्टोन का स्कल्पचर है जिसमें कि रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि जो स्टैचू वगैरह हैं वो किसके बीच में बांटे गए हैं, वो राजाओं के बीच में बांटे गए थे, द्रोण ने बांटे थे, जो कि एक ब्राह्मण था। क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग बात करें महापरिनिर्वाण संहिता के अकॉर्डिंग, जो हम लोग बात करें
कौन-कौन से राजा थे, जिनके बीच में हम लोग बात करें ये सब डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे रेलिक्स वगैरह। तो अगर हम लोग बात करें कौन-कौन से राजाओं के बीच में बात कर रहे थे हम अजातशत्रु। तो जिन राजाओं ने अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि जिन 7 राजाओं ने उनके ऊपर अटैक किया था, तो उनके बीच के उनके मतलब उन्होंने अटैक किया था कि भैया हमें भी क्या चाहिए रेलिक्स चाहिए गौतम बुद्ध के, तो वो उन्हीं के नाम लिखे हुए हैं। जैसे कि मगध मगध किंग अजातशत्रु इन्होंने कहाँ बनाया अपने राजगढ़ में बनाया। लिच्छवी किंग तो लिच्छवी भैया वहाँ मतलब कपिलवस्तु से भी आए थे इनके। लिच्छवी किंग वैशाली मतलब वैशाली से भी आए थे, लिच्छवी फ्रॉम वैशाली आए हुए थे। तो उन्होंने बॉडी रिलैक्स वहाँ पे बनवाया, वैशाली में बनवाए। फिर साक्यात आए थे कहाँ से, कपिलवस्तु से, तो वहाँ पे कपिलवस्तु में भी इन्होंने अपने रिलैक्स बनाए। ये कपिलवस्तु वाले तो इनके घर वाले थे। और बुल्लास ऑफ अलका कप्पा, तो बुल्लास आए थे। ये कहाँ पे है, ये अलकप्पा कहाँ पे है, तो ये सरन डिस्ट्रिक्ट बिहार में आसपास कहीं पे है, पर एग्जैक्ट लोकेशन इनकी पता नहीं है, क्योंकि अब इतने बड़े राजा बजा मतलब कुछ समय के बाद ही खत्म हो जाते हैं ना, कितनी कितनी 2 ढाई हज़ार साल पुरानी रही बात थी, वो इतना बड़ा साम्राज्य भी नहीं था फिर, और धीमे धीमे फिर पतन हो गया ऐसे राजाओं का। और कोलियास ऑफ रामगामा, वो इनके रेलिक्स बॉडली मतलब जो यहाँ पे बॉडली रेलिक्स लिखा हुआ है, तो भैया उनके शरीर के रेलिक्स हुए हैं वहाँ पे। और इनके रेलिक्स कहाँ पे हैं, रामगामा में। फिर हम लोग बात करें और कौन आए थे, विदर्भिका ब्राह्मण बॉडी रेलिक्स इनके पास भी हैं विदर्भिका में। ये कहाँ पे है, भिठाई डिस्ट्रिक्ट बिहार में है। और मलास और पावा के बारे में तो बता ही दिया था कि पावा इनके बॉडी रिलैक्स कहाँ पे है, पावा में है। और ये बॉडी रिलैक्स मतलब उनके शरीर के जो राख वगैरह थी वो वाले रिलैक्स इन जगह पे हैं, और केवल कम ही जगह पे हैं इनके रिलैक्स वगैरह वाले जो बॉडी वाले रिलैक्स हैं। और मल्लास ऑफ कुशीनगर तो हमने आपको पहले ही बताया था कि जो मल्लास थे उनको दो रेन थे, एक तो पावा था और दूसरा कुशीनगर। तो बॉडी रिलैक्स कुशीनगर में भी हैं। और जो हम लोग बात करें कि जो ब्राह्मण के जो रिलैक्स हैं, जो मतलब ब्राह्मण था हमारा द्रोणा, जैसे मतलब उनके जो रिलैक्स हैं वो पता नहीं कहाँ दफन है, उनका पता नहीं कहाँ पे है। और हम लोग बात करें मौर्यास और फिरवा, और इन्हें क्या मिले थे, सॉरी फिफिलवाना, इन्हें क्या मिले थे, एम्बर मिले थे। एम्बर क्या होते हैं, अब मतलब मान चलिए कुछ जैसे कोयला वगैरह या लकड़ी के टुकड़े बच गए अब जलने के बाद, तो वाले इनके पास बॉडी रिलैक्स नहीं थे, तो इनके पास एम्बर्स मिल गए थे इन्हें। और हम लोग बात करें 8 श्राइन फॉर द बॉडी रिलैक्स, और 8 श्राइन किसके लिए बने हुए हैं, बॉडी रिलैक्स के बने हुए हैं। और वेसल श्राइन मतलब क्या, वही मटका था जिसके अंदर हम लोग बात करें रिलैक्स रखे हुए थे, तो वो एक तो उसके लिए, और 10वां क्या उसकी मतलब राख के लिए। ऐसे श्राइन वाज द 10th। तो ऐसे करके 10 स्तूपास हमारे थे, 2 का पता नहीं है, 8 पता है, और उनमें से 7 में अशोका बहुत सारे काम करवाएंगे, मतलब उनको खुदवा के दोबारा से बंटवाएंगे पूरे देश भर में, या फिर कहें अपने साम्राज्य में। तो भैया थोड़ा-सा फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं। तो अपने सीधा कुशीनगर तो देख ही लिया था कि 7 अलग-अलग राजाओं ने अटैक कर मतलब घेर लिया कुशीनगर को, क्योंकि भैया जो वहाँ के राजा थे उनके पास अस्थियाँ थी बुद्धा की, तो उन्होंने घेर लिया और उन्होंने कहा कि भैया हमें भी अस्थियाँ चाहिए। और क्या देखा था हमने? हमने ये देखा था कि अलग-अलग जो हम लोग बात करें राजा आए थे उनके बीच में जो अस्थियाँ थी वो बाँट दी गई थी, कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से राजा को क्या-क्या मिला था। तो मगध के राजा अजातशत्रु थे, तो भैया उन्हें क्या राजगीर में उन्होंने बॉडी रिलैक्स बनाए बॉडी रिलैक्स थे। वैशाली लिच्छवी से आए थे, वैशाली के तो उन्हें मिल गए थे। कपिलवस्तु से इनके साक्यात आए थे, उन्हें मिल गए थे। अलकप्पा से भैया बुल्लास ऑफ अलकप्पा आए थे, और ये कहाँ पे है, सरण डिस्ट्रिक्ट बिहार में है, वो ले गए थे। कोलियास ऑफ रामगामा ले गए थे। और अ, वेदपिका ब्राह्मण ले गए थे, जो जिन्होंने हम लोग बात करें अलग से मैंने बताया था कि भैया जो ब्राह्मण था उसने भी मांगा था तो उन्हें भी मिल गया था। फिर मलास की बात करें तो पावा वगैरह में कुशीनगर में ये तो मिल गए थे। और जो द्रोणा था उसने कहाँ गाड़े हैं ये तो हमें भी नहीं पता है। और मोरियास को उसके एम्बर मिल गए थे, उनके एम्बर मिल गए थे। तो ऐसे करके अलग अलग हमें स्तूपास वगैरह देखने को मिलते हैं, किस कहाँ कहाँ मिल गए थे। कुछ की लोकेशन पता है, कुछ की लोकेशन नहीं पता है हमें। तो ये रहा भैया हमारा मैप कि कहाँ-कहाँ हमारे स्तूपास वगैरह सिचुएटेड हैं। यहाँ पे हमने बात की थी कपिलवस्तु हुआ, हमारा कुशीनगरा हुआ, और पावा हुआ, रामगामा हुआ, और अलग-अलग जगह जैसे कि हमने पिपीवाना की बात की थी, अलकप्पा, ये सब ये मैप में मार्क हैं। यहाँ पे
अलग-अलग जगह दिख रहे हैं, राजगामा। पर हम लोग बात करें बनारस साइड पे इतना हमें इतना जितना लाइफ में कंट्रीब्यूशन दिखता है बुद्धा का, पर यहाँ पे वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं देखने को मिलती हैं, स्तूपास वगैरह यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये मैप वगैरह में भी शो हो गया अब तो, मैप वगैरह में के हिसाब से भी बता दिया कौन-कौन सी लोकेशन थी। तो ये रहे कुछ और स्तूपास हमारे, जैसे कि ये क्या है, रामगामा स्तूपा, नेपाल रिमेन्स द ओनली इंटैक्ट द ओरिजिनल स्तूपास कंटेन रेलिक्स ऑफ बुद्धा। तो मतलब यही एक ओरिजिनल स्तूपा है जहाँ पे बुद्धा के ओरिजिनल रेलिक्स रखे हुए हैं, और बाकी सब में तो हमें पता है कि अशोक आएंगे और बाकी सब तो निकाल के चले जाएंगे, पर केवल और केवल रामगामा की हम लोग बात करें, यहाँ के राजा थोड़े पावरफुल होंगे, तो इस वजह से हम लोग बात करें अशोक यहाँ के जो स्तूपास के जो रेलिक्स थे वो अच्छी तरीके से नहीं निकाल पाए। मतलब एक ही केवल इंटैक्ट हम लोग बात करें, अकेला स्तूपा है जहाँ पे रेलिक्स रखे हुए हैं बुद्धा के, प्योरली रेलिक्स। यहाँ पे मतलब बाकी 7 जगह थे तो उन्होंने खुलवा के निकलवा लिए और बाकी कंट्री के अंदर बँटवा दिए, और केवल एक ही जगह है यार, रामग्रामा स्तूपा, तो यही केवल ये एक ऐसी जगह है जहाँ से इनके रेलिक्स नहीं निकाले गए, किसके, बुद्धा के। और ये हमारा रामभार स्तूपा है कुशीनगर में, और सेरेमनियल साइट है बुद्धा की, और वृकबक है, इसकी हाइट है 49 फीट। और बाकी बढ़ते हैं अब अशोक के बारे में कि अशोक ने कैसे कैसे स्प्रेड किया, जब वो उनको मतलब जब वो इस धर्म में मानने लगे तो उन्होंने कैसे कैसे इसको स्प्रेड किया, वो और समझते हैं अब। अब बात करेंगे अशोक के बारे में, तो अशोक के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे कि भैया भारत के सम्राट, बहुत महान सम्राट थे जिनका नाम अशोक द ग्रेट था। द ग्रेट अशोक जिन्हें हम लोग कहते हैं, तो ये हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे और काफ़ी बड़ा साम्राज्य कर लिया था इन्होंने। और इनके बारे में बात ये है कि कलिंग का युद्ध करने के बाद इनका मन पसीज गया था, इसलिए इन्होंने बुद्धिज़्म को अपना लिया था। अब उन्होंने कैसे कैसे स्प्रेड किया बुद्धिज़्म को, वो हम लोग देखते हैं अब। स्तूपास वगैरह कैसे बनाया वो समझते हैं। तो हम लोग बात करें ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अशोका, द आर्ट ऑफ स्तूपास रीच्ड इट्स क्लाइमेक्स। तो भैया आप इतने बड़े महान साम्राज्य के महाराज थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि पूरे में विस्तार कर देंगे, अपनी चर्चा कर देंगे, व्याख्याति कर देंगे किसकी, स्तूपास की। और बुद्धिज़्म को फैलाने के लिए हर एक जायज़ कोशिश करेंगे। तो उसी कोशिश में इन्होंने क्या किया, अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट अवधाना सुत्ता, तो अवधाना सुत्ता के अकॉर्डिंग 10 ओरिजिनल स्तूपास, जहाँ पे हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया था, वो खोले गए। केवल अभी हाल जिसकी बात की थी हमने, रामगामा के स्तूपा जो कि नेपाल में है, इसको छोड़कर बाकी जितने भी स्तूपास थे उन सबको खुलवाया गया और बॉडी रिलिक्स निकाले गए उनके। जैसे वो नहीं, हम लोग क्या करते हैं, गंगा जल निकाल लेते हैं और गंगा जल को नॉर्मल पानी में छिड़क देते हैं, तो फिर मान लेते हैं कि वही गंगा जल है। तो इनके ऐसे ही करके हम लोग बात करें, गौतम बुद्ध के जितने भी रेलिक्स थे उनको निकाला गया, और उनको निकालने के बाद अलग-अलग क्या, अलग-अलग मतलब बर्तनों में छिड़क दिया गया, जिससे कि उनकी जो मान्यता है, उन रिलिक्स की जो मान्यता है, उन बाकी चीज़ों के अंदर भी चली जाए। थोड़ा-थोड़ा हिस्सा डाल दिया, जैसे कि नहीं गंगा जल छिड़क देते हैं, तो पानी को भी हम लोग गंगा जल कह देते हैं। वैसे ही रिलिक्स के थोड़े-थोड़े अंश अलग-अलग जगह डाल दिए। तो उनको पहले खोदा उन्हें, निकाला उन्हें, और फिर 84,000 कितने, 84,000 स्तूपास बनवाए। कितने? अपने पीरियड में 84,000 स्तूपास बनवाए। अब हमें ये नहीं पता कि 84,000 स्तूपास बनवाए या नहीं बनवाए, क्योंकि हमें अशोक के बारे में ही तो बड़ी मुश्किल से पता चलता है, तो फिर उनके स्तूपास के बारे में कैसे पता चलेगा? ऐसा भी हो सकता है कि भैया उन्होंने जो स्तूपास बनाए हों, बाद में जैसे हमें दूसरे स्तूपास देखने को मिलते हैं, चाहे वो दूसरे राजा महाराजा आएँ या फिर दूसरे लोग आएँ, तो ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे तबाह कर दिए गए हैं, या फिर कहो एग्ज़ैगरेट करके बताया जा रहा हो कि उसमें कि इतने हज़ार बनाए गए हों, शायद 800 भी बनाए गए हों। पर हमें नहीं पता कि अब वो उनके बारे में कोई डॉक्यूमेंटेड चीज़ तो है नहीं, कोई पता हो कि कहाँ पे हैं, कैसे हैं। पर जितना पता है तो उसी हिसाब से बता दे रहे हैं कि 84,000 बनवाए गए हैं। अब पता नहीं बनवाए गए या नहीं बनवाए गए, या कैसे थे, कैसे नहीं थे, क्योंकि उनके बारे में कुछ डॉक्यूमेंटेड नहीं है कहाँ बनवाए गए। तो बस इतना पता है कि हाँ, बनवाए भी होंगे, तो केवल कुछ ही सर्वाइव ही कर पाए, क्योंकि भैया उनके ऊपर कुछ पत्थर लगवा दिए थे। क्योंकि अगर बुद्धा की बात की जाए तो भैया बुद्धा की बात क्या थी कि एक रेलिक्स बनवाया, उसके ऊपर मिट्टी के ऊपर रखवा दिया जाए, मतलब मिट्टी का एक वो टीला बनवा दिया जाए। बस वही इच्छा थी, सिंपल सी। तो वो तो अब रह नहीं पाएँगे। अगर किसी राजा के पास जितना बजट होगा, उसी हिसाब से वो क्या करवाएँगे, उसके ऊपर पत्थर लगवा देंगे। अगर पत्थर लगवा दिया, तो भैया जो हमारे स्तूपास हैं, वो लंबे समय तक टिके रहेंगे, और वही कुछ लंबे समय तक स्तूपास बचे रह गए, तो उन्हीं से हमें जानकारियाँ मिल गई। तो बस वही है कि
अप्रॉक्स 84,000 स्तूपास बनवाए गए इनके टाइम पीरियड पे। अब पता नहीं बनवाया गया या नहीं बनवाया गया। और वही हम लोग बात कर रहे थे स्तूपास मतलब पहले वैदिक ट्रेडिशन में थे ही, पर हम लोग बात करें इसे पॉपुलराइज करवाया किसमें, बौद्धिस्ट धर्म ने से बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज कराया किसे, स्तूपास को। उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया हो कि कैसे कैसे जो हमारे अशोक थे उन्होंने कैसे कैसे स्प्रेड किया था बुद्धिज्म को और स्तूपास को। तो अशोक के रेन के बारे में तो बात कर ली, तो भैया ऐसे ही गुप्ता पीरियड तक हम लोग बात करें, जो बुद्धिज़्म काफ़ी हद तक फ्लोरिश करता रहेगा, क्योंकि गुप्ता पीरियड है उसके बाद से थोड़ा जो बुद्धिज़्म है वो थोड़ा डिक्लाइन कर जाएगा। तब तक हम लोग बात करें केवल राजा महाराजा ही स्तूपास को नहीं बनवाएंगे, आस-पास के थोड़े बड़े लोग भी उसमें से कुछ काम करवा देंगे। सॉरी फॉर दैट कॉल। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि गुप्ता पीरियड तक हमारा जो बहुत सारे व्यापारी भी होंगे और मर्चेंट भी होंगे या फिर पैसे वाले लोग होंगे, तो वो कंट्रीब्यूशन करेंगे स्तूपास बनवाने में और काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड करने में। और फिर गुप्ता पीरियड के बाद वो जो हमारा बौद्धिज्म है वो थोड़ा डिक्लाइन हो जाएगा। फिर हम लोग बात करेंगे कि इंडिया के अलग-अलग पार्ट्स में या फिर इंडिया के बाहर भी हमारे जो स्तूपास हैं, तो स्तूपास का कॉन्सेप्ट बाहर जाएगा। तो कहाँ-कहाँ जाएगा और उन्हें क्या-क्या नाम से जाना जाएगा, ये भी समझते हैं अब हम लोग। तो जैसे हमने अभी तक डिस्कस किया था कि इंडिया के अंदर स्तूपास थे, वैसे ही दुनिया के अलग-अलग कोनों में स्तूपास वगैरह पहुँचे, धीमे-धीमे स्प्रेड किए। और हम लोग बात करें जो स्तूपा आर्किटेक्टर है, ये आर्किटेक्चर है, वो एसोसिएटेड हो गया किससे, बौद्धिज़्म से ज़्यादा से ज़्यादा। और इवन कि इंडिया में नहीं फैला ये आर्किटेक्चर, पूरी दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में फैला। पर जो आर्किटेक्चर था वो अब सेम नहीं रहा, धीमे-धीमे दुनिया में अलग-अलग जगह पे अलग-अलग आर्किटेक्चर बनने लगे। किसी कोई लंबा बना देगा, कोई और चौड़ा बना देगा, कोई गोल नहीं बनाएगा, कोई त्रिकोण मतलब ऊपर टाइप में बना, लंबे साइड में बनाया, चौड़ा लंबा-लंबा सा बना देगा। तो सब जगह अलग-अलग जगह पे जाके जो हमारा स्तूपास का कॉन्सेप्ट आर्किटेक्चर है वो बदलने लगेगा। जैसे स्तूपास को अलग-अलग नाम से जाना जाता है, जैसे चैत्यास नेपाल में बुलाया जाता है, शॉट इन तिब्बत में बुलाया जाता है, दगोबा श्रीलंका में बुलाया जाता है, ज़ेदी या चेदी लाओस या कोलंबिया में बुलाया जाता है, कोलंबिया में बुलाया जाता है, और कैंडी इंडोनेशिया में बुलाया जाता है, पगोड़ा जापान या वियतनाम में बुलाया जाता है। तो ऐसे करके हम लोग बात करें दुनिया के अलग-अलग हिस्से में जो हम लोग बात करें स्तूपास का आर्किटेक्चर है वो फैलेगा और इन्हें अलग-अलग नाम से जाना जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जो बौद्धिज़्म है पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो चुका है। तो अलग-अलग जगह जाके इसकी विख्याति अलग-अलग हो जाएगी। और कुछ ख़ास हम लोग स्तूपास के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हम लोग बात करें इंडियाज़ में इंडोनेशिया के अंदर हम लोग बात करें लार्जेस्ट स्तूपा है। बोरोबुदुर टेम्पल है, तो ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट स्तूपा है पूरे वर्ल्ड का। कहाँ पे है ये? इंडोनेशिया के अंदर है। और हम लोग बात करें हाईएस्ट कहाँ पे है? हाईएस्ट है श्रीलंका के अंदर, जेतरम्या में है। कहाँ पे? श्रीलंका में है। हाईएस्ट है, कितनी ऊँचाई है इसकी? 122 फीट इसकी ऊँचाई है। तो ऐसे करके हम लोग बात करें स्तूपा का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा फैलेगा और पूरे वर्ल्ड भर में फैल जाएगा। तो ऐसे करके स्प्रेड होगा बुद्धिज़्म का, और स्तूपास का आर्किटेक्चर ऐसे करके पूरे वर्ल्ड में इसे अलग-अलग नाम से जाना जाएगा। तो हमने ये समझ लिया। अब भैया बात करते हैं क्लासिफ़िकेशन ऑफ स्तूपास के बारे में, कि स्तूपास को हमने कैसे-कैसे क्लासिफ़ाई किया है। तो गाइस अब हम लोग बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्तूपास के बारे में, कि हम लोग कितने प्रकार के हमारे स्तूपास वगैरह बना सकते हैं। तो नॉर्मली जो हमारे गौतम बुद्ध थे उनका तो आइडिया यही था कि भैया एक क्या हो, हमारी अस्थियाँ, मतलब जिसमें रेलिक, मतलब जिसमें हमारी क्या रखी हूँ, अस्थियाँ रखी हूँ। जैसे कि हम लोग बात करें कुछ राख हुई या फिर जो भी टुकड़े हुए, तो एक बक्से में भर के यहाँ पे या मटके में भर के यहाँ पे बीच में सेंटर में रख दो, ऊपर मिट्टी का डाल दो। तो बेसिक स्ट्रक्चर यही था। और उन्होंने गौतम बुद्ध तो भैया खुद अच्छे आदमी थे ही, तो उन्होंने कहा था कि ज़रूरी नहीं कि भैया कोई सोने का बक्सा ही में हमारे रेलिक्स रखो, तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो आम मटके में भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, और ऊपर से मिट्टी डाल दो, बस यही हमारा क्या बन जाएगा, स्तूपा बन जाएगा। तो बेसिक आइडिया क्या है हमारा स्तूपा का, कि सिंपल सा हमारा क्या होना चाहिए, सिंपल सा रेलिक्स रखे होना चाहिए, उसके ऊपर मिट्टी का एक टीला बना दो, बस इतना ही है बेसिक स्ट्रक्चर, और कुछ भी नहीं है। तो मेन आइडिया ये था। और हम लोग बात करें अब कितने अलग अलग प्रकार के हमारे स्तूपास हैं ये समझ लेते हैं। तो अगर स्तूपास की बात करें तो हमारे पास रेलिक स्तूपा आ जाता है, ऑब्जेक्ट स्तूपा आ जाता है, और कॉमेमोरेट स्तूपा आ जाता है, सिंबॉलिक स्तूपा आ जाता है, और वोटिव स्तूपा आ जाता है। भैया इन सबको समझते हैं और कहाँ पे हैं ये भी समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं रेलिक स्तूपा के बारे में। तो अगर हम एक चीज़ और मैं बता दूं पहले, कि भैया जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ इनकी नोट्स अभी जब ये मैं पूरा पढ़ा दूंगा, इनके बाद आगे पूरी एक पीडीएफ फॉर्म में डाल दूंगा, मतलब एक बोर्ड के टाइप में, एक कंप्यूटर टाइपिंग में डाल दूंगा, तो आप लोग आराम से पढ़ लेना उसमें। अभी केवल समझाने के लिए राइटिंग उतारी है, अगर समझ में नहीं आ रही हो तो आगे अभी पूरी नोट्स डाल दूंगा तो समझ में आ जाएगी इसी की जस्ट बात, जिसको समझाने के बाद। तो रेलिक स्तूपा क्या होता है,
तो रैलिक स्तूपा ऐसे स्तूपास हैं जिसमें जो गौतम बुद्ध हैं उनकी खुद की बॉडी के पार्ट्स रखे हुए हैं, यानी कि हम लोग बात करें रैलिक स्तूपा, उनकी बॉडी की जो राख थी वो डली हुई है, तो भैया वो क्या है, हमारा रैलिक स्तूपा है। जैसे कि हम लोगों ने बात की थी रामाग्राम के बारे में बात की थी हमने, तो ये वही जगह थी जहाँ पे हम लोग बात करें अशोक, जो हमारे अशोक थे वो यहाँ से स्तूपा का जो रेलिक्स थे वो नहीं ले पाए थे। ये कहाँ पे है, नेपाल में है। तो ऐसी बॉडी जहाँ पे हम लोग बात ऐसी स्तूपास जहाँ पे हम लोग बात करें इनकी बॉडी की राख डली हुई है, यानी कि हम लोग बात करें इनकी अस्थियाँ डली हुई हैं, जहाँ पे इनकी खुद की बॉडी की अस्थियाँ डली हुई हैं, वो हमारा क्या रैलिक स्तूपा है। वो कौन सा है, रैलिक स्तूपा है। दूसरा हमने बात की थी ऑब्जेक्ट स्तूपा के बारे में। तो ऑब्जेक्ट स्तूपा क्या है, ऑब्जेक्ट स्तूपा जैसे इनका उपभोग की हुई चीज़ें, जैसे कि हम लोग बात करें इनके द्वारा इस्तेमाल किया हुआ बाउल या फिर दूसरी चीज़ें, तो ऐसी चीज़ें किसके अंदर आ जाएंगी, ऐसी चीज़ें आ जाएंगी ऑब्जेक्ट स्तूपा के अंदर। किसके अंदर आ जाएंगी, यानी कि इनके द्वारा की गई मतलब उपयोग की गई चीज़ों को अगर कहीं पे एक जगह गाड़ दिया और वहीं पे स्तूपा बना दिया, तो भैया वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट स्तूपा है। कौन सा, ऑब्जेक्ट स्तूपा है। और तीसरा है कॉन्ग्लोमरेट स्तूपा। तो ये ऐसी जगह है, मान चलिए कि यहाँ पे उनकी ना कोई बॉडी या फिर उनका कोई सामान नहीं रखा हुआ है, एक याद के तौर पर बना दिया गया है कि भैया कि गौतम बुद्ध यहाँ पे आए थे। कहाँ पे, यहाँ पे इस जगह पे आए थे कि यहाँ पे मतलब घूमने के लिए या फिर किसी पर्पज़ से अपनी लाइफ में, या फिर जैसे उनमें सारनाथ में अपना जब उन्होंने अपना बात रखी थी पहली बार ज्ञान पाने के बाद, तो वो ऐसी जगह पे मतलब सिंबॉलिक तौर पर बना दिया गया। मतलब एक तरीके से हम लोग बात करें कि हाँ यहाँ पे आए थे तो इसलिए हमने ये स्तूपा बना दिया, तो वो क्या है, कॉमेमोरेटिव स्तूपा है। चौथा है सिंबॉलिक स्तूपा, कि भैया हम मानते हैं तो भैया कहीं बना दो। जैसे कि हमने बात की थी नेपाल में, इंडोनेशिया में, कि भैया हम मानते हैं तो भगवान हर जगह हैं, तो भैया ऐसा सिंबॉलिक तौर पर अगर आप लोग अपने घर में भी बनाना चाहें तो भैया बना सकते हैं। तो एनीवेयर हो सकता है, कहाँ पे भी बना सकते हैं, दुनिया में कहीं भी बना सकते हैं, चाहे मुंबई में, इंडिया में, चाइना में, पाकिस्तान में, मंगल ग्रह पे भी बना सकते हैं। जहाँ पे आपकी इच्छा करे वहाँ बनाइए। तो ये क्या है, सिंबॉलिक स्तूपा है। लास्ट में आता है वोटिव स्तूपा। तो वोटिव स्तूपा क्या होता है, मान चलिए कि कोई एक स्तूपा बना बना हुआ है पहले से, तो जब बना हुआ है तो मान चलिए कोई स्तूपा बना हुआ है, तो जैसे नहीं, अब अगर हम बहुत से लोग क्या करते हैं, मंदिर वगैरह जाते हैं, तो मंदिर में अगर कोई पहले शंकर जी का मंदिर बनाया, लक्ष्मी जी का मंदिर बना हुआ है, तो उसमें नहीं अपने नाम का शिवलिंग रखवा देते हैं कि हाँ भैया ये हमारी शिवलिंग है। तो वैसे ही अगर कोई स्तूपा बना हुआ है तो पास में जाके एक छोटा सा स्तूपा बना दिया कि हाँ हम मानते हैं भगवान को, और ये हमारी तरफ से वोट है कि हाँ हम भगवान को मानते हैं, और हमारा ये क्या है, वोटिव स्तूपा है। तो ये होते हैं हमारे वोटिव स्तूपा। अब भैया बात करते हैं कि इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे है, यानी कि ये बने कहाँ कहाँ हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें रैलिक स्तूपा की, तो रैलिक स्तूपा कहाँ बना है, रामग्राम नेपाल में। कहाँ पे, रामग्राम नेपाल, रामग्राम नेपाल। और दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट स्तूपा, ये कहाँ पे, केसरिया बिहार। कहाँ पे, केसरिया बिहार। और तीसरा हमारा कॉमेमोरेटिव स्तूपा, ये कहाँ है, धामेक स्तूपा, जहाँ पे इन्होंने अपना पहला सरमन दिया था सारनाथ में। तो जब ये इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और ज्ञान देने के लिए मतलब अपने दोस्तों को बताने के लिए गए थे कि हाँ भैया हाँ हमें क्या हो गया, ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, और वहीं पर जाके इन्होंने अपना सरमन दिया था। तो वो कौन सा स्तूपा कहलाएगा, कॉमेमोरेट स्तूपा कहलाएगा। कहाँ पे है, धार्मिक स्तूपा सारनाथ। ठीक है। सिंबॉलिक स्तूपा तो कहीं बना सकते हैं, भगवान हर जगह होते हैं, तो भैया बुद्धा भी हर जगह है, एनीवेयर कहीं भी बना सकते हैं। और लास्ट में वोटिव स्तूपा, तो लोकल कहीं भी कोई भी स्तूपा हो उसके पास में जाके बना दो तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वोटिव स्तूपा हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने अपने पूरे पूरे जितने भी स्तूपास थे इनकी क्लासिफिकेशन पढ़ ली 5 प्रकार की। अब इसके बाद हम लोग एक स्लाइड चलाएंगे, उसमें की पूरी पूरी नोट्स बनी होंगी। एक मतलब कंप्यूटर टाइपिंग मतलब कंप्यूटर टाइप होगा, तो अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही हुई तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको क्लासिफिकेशन समझ में आई होगा। दोबारा से अगर आप लोगों को कोई डाउट लग रहा हो तो मैं दोबारा बता दूं कि रैलिक स्तूपा ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग बात करें उनकी बॉडी के जो राख वगैरह है, उनकी बॉडी के एसेस हैं वो डले हुए हैं। तो भैया इसका एग्जाम्पल है रामाग्राम नेपाल। ऑब्जेक्ट स्तूपा क्या है, जहाँ पे मतलब उनके द्वारा इस्तेमाल की हुई चीज़ों का स्तूपा बना दिया, वो क्या है, ऑब्जेक्ट स्तूपा है। मतलब उनकी जो इस्तेमाल की गई चीज़ें हैं, जैसे उनके कपड़े हुए या बर्तन हुए, तो उनको स्तूपा के अंदर बंद करके रख दिया, तो वो हमारे ऑब्जेक्ट स्तूपा हैं। ठीक है। उपभोग स्तूपा, उपभोग किए हुए सामान के ऑब्जेक्ट स्तूपा। ठीक है। फिर हम लोग बात करें इसका एग्जाम्पल क्या है, केसरिया बिहार, केसरिया बिहार। तीसरा कॉन्ग्लोमरेट स्तूपा बताया कि भैया जो हमारे बौद्धिस्ट साइट इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हमारे गौतम बुद्ध की लाइफ के इंपॉर्टेंट पॉइंट जुड़े हुए हैं, तो वो उधर पे बना दिए गए हैं हमारे, कि उनकी मरणोपरांत बना दिए गए हैं, तो वो हमारे धार्मिक स्तूपा हैं। ठीक है। कहाँ पे, सारनाथ में। फिर इसके बाद सिंबॉलिक स्तूपा की बात की, तो ये तो हम लोग कहीं भी बना सकते हैं, आप लोग अपने घर के आंगन में भी बना सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। वोटिव स्तूपा ये है कि भैया कि
हम एक तरीके से आप भगवान को मानते हैं और कहीं भी कोई जाके कोई स्तूपा पास जाके अपना स्तूपा बना दिया, एस्टेब्लिश कर दिया, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, वोटिव स्तूपा हो जाएगा। और मेन हमारा फिर से बता दे रहा हूँ, मेन हमारा स्तूपा कॉन्सेप्ट क्या था कि भैया एक रेलिक्स लीजिए, और उसमें मटके में या किसी चीज़ में भरिए, कोई आभूषण महंगी सोने चांदी लोहे का कुछ ज़रूरी सामान नहीं है, केवल के मटके के अंदर या फिर कोई भी आम चीज़ के अंदर हमारे रेलिक्स रख दो, उसके ऊपर मिट्टी ढांक दो, बस यही कॉन्सेप्ट था किसका, स्तूपा का। और यही बुद्ध ने कहा था। और बाकी सब तो फिर डिज़ाइन फैशन के हिसाब से जितनी समय के साथ चीज़ें बदलती गईं, तो लोगों ने अपने हिसाब से उनकी जैसी हैसियत थी उस हिसाब से उनकी स्तूपास बनाते गए। और हमें आज के समय पे इतना पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि भैया उन्होंने अपनी इतनी मतदान किया था उन लोगों ने। और यहीं पे हमारा ये वाला स्लाइड ख़त्म हो जाता है कि हाँ, इस क्लासिफिकेशन ऑफ स्तूपास हमने अब देख लिया है। तो भैया अब हम लोग बात करते हैं कि अब नोट्स के फॉर्मेट में और डायग्राम्स की हेल्प से अब हम लोग अच्छी तरीके से समझ लेते हैं रेलेक स्तूपास को। तो हम लोगों ने बात की थी रेलेक स्तूपा वही है जिसमें उनके बॉडी रिमेन्स बचे हुए हैं, यानी कि उनकी जो अस्थियां हैं उनके जो भक्तों ने या फिर हम लोग बात करें डिसाइपल्स ने उनका स्तूपास बनाए थे बॉडी रिलेक से। तो भैया वो हमारे क्या थे, रेलेक स्तूपा थे। इसके स्तूपास हमारे सांची स्तूपा, रामग्राम स्तूपा, ठीक है। और सबसे पवित्र माने जाते हैं ये बुद्धिस्ट स्टूपास में। और ये रामग्राम है जहाँ पे हम लोगों ने बात की थी कि जो अशोक थे हमारे, तो यहाँ पे आए थे, वो निकाल नहीं पाए थे यहाँ से रेलिक्स वगैरह, क्योंकि यहाँ के जो राजा थे बहुत पावरफुल थे। फिर हम लोगों ने बात की थी ऑब्जेक्ट स्तूपा के बारे में। तो ये स्तूपा उनकी पर्सनल बिलोंगिंग से लेकर थे, जैसे कि उनके कपड़े, बर्तन या फिर जो भी हो, उनके कपड़े या फिर सैंडल्स वगैरह, तो उनकी जगह पे उनके स्तूपास बना दिए गए थे। उनके ऑब्जेक्ट यानी कि उनके उपभोग किए गए सामान के स्तूपा, सामान को गाड़ दिया गया एज अ रेलिक के तौर पर। और उसी को क्या कह दिया गया, ऑब्जेक्ट स्तूपा। और हम लोग बात करें ये केसरी स्तूपा हमारे ये चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है, बिहार में, ये इसका एग्जाम्पल है। और ये बनवाया था किसने, अशोक ने, ठीक है। उनके बैगिंग बाउल के ऊपर बनाया था। और हम लोग बात करें अकॉर्डिंग टू हीनयान, कनिष्क बुल्ड स्तूपा एट कैप्सी अफगानिस्तान। तो ह्यूम सांग के अकॉर्डिंग कनिष्क ने कहाँ बनवाया था, अफगानिस्तान में ऐसे ही स्कल्पचर बनवाया था, मतलब उन्होंने भी स्तूपा बनवाया था। बस इसके बाद हम लोग बात करेंगे कॉम्मेमोरेटिव स्तूपा के बारे में बात की थी कि भैया यहाँ पे तो उनके बॉडी रेलिक्स, ना ही उनके कोई ऑब्जेक्ट्स, बल्कि उनकी जो गौतम बुद्ध थे उनकी लाइफ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, या फिर ऐसी जगह हैं जहाँ पे वो गए थे, जहाँ पे उन्होंने पहला सरमन दिया था, या फिर वो ऐसी ऐसी जगह जहाँ जहाँ गए थे, तो ऐसी जगह पे कोई स्तूपा बना दिया गया। उसे हम लोगों ने क्या कह दिया था, कॉम्मेमोरेटिव स्तूपास कह दिया गया था, ठीक है। तो हम लोग बात करें एम्परर अशोका ने बनवाए थे बहुत सारे स्तूपास बनवाए थे, जैसे लुम्बिनी में, बोधगया में, सारनाथ में। और मर्जिका है स्तूपा, ये सारनाथ में बना है। तो भैया ऑब्वियसली बात है, अशोक तो उनके भक्त थे ही, तो इसलिए उन्होंने ये बनवा दिया था। इसके बाद सिम्बॉलिक स्तूपा के बारे में तो हम लोगों ने पहले ही बात कर ली थी। ये ऐसे स्तूपास हो सकते हैं जी, कहीं भी बनाए जा सकते हैं। जैसे कि हम लोग क्या मानते हैं, भगवान बुद्ध, मतलब भगवानों को कहीं मतलब ऐसा भगवान की तरह ट्रीट करते हैं, तो भगवान तो हर जगह होते हैं ना, तो हर जगह हम लोग इनके स्तूपास बना सकते हैं। तो दुनिया में हम लोग कहीं भी स्तूपास बना सकते हैं ऐसे ही है। जैसे अमरावती स्तूपा बनाया गया था सातवाहनास के द्वारा, तो इसी कैटेगरी का एग्जाम्पल आता है। तो कहीं भी बना लीजिए, अगर आप अपने घर में भी बनाना चाहें तो अपने घर में भी बना सकते हैं सिम्बॉलिक स्तूपास को। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे वोटिव स्तूपा। तो भैया हमने बात नहीं की थी कि जो हम लोग बात करें स्तूपा बने हैं, वहीं पे आसपास में ऐसे ही छोटे छोटे स्तूपास आपको दिख रहे हैं। तो अब ऐसा बोर्ड के तौर पे, हाँ हम भगवान को मानते हैं और ये लीजिए हमारी तरफ से स्तूपा, तो ऐसा बोर्ड के तौर पर हाँ हम आपका सपोर्ट करते हैं, तो ऐसा बोर्ड के तौर पर ये स्तूपास बना दिए गए हैं। और ऐसे स्तूपास हम लोग बात करें, सारनाथ में बहुत सारे देखने को मिलते हैं, बोधगया, लुम्बिनी और कुशीनगर में सब जगह हमें देखने को मिलते हैं ये, ठीक है। और अब हम लोगों का इतना सीन खत्म हो गया, तो हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ स्तूपास खत्म हो गए। अब हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपास के बारे में, आर्किटेक्चर ऑफ स्तूपा के बारे में, यानी कि इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो कैसे बनता है। जैसे कि हम लोग बात करें मौर्यन टाइम पीरियड पे, हमारा पहले कैसा था कि सिंपल मिट्टी का, यहाँ पे बीच में हम लोगों ने क्या बना दिया, बीच में रेलिंग रख दी, ऊपर से मिट्टी का बना दिया। बाद में इंडो ग्रीक आए तो थोड़ा बहुत अपडेट कर दिया कि यहाँ पे हम लोग बात करें वेद का वगैरह बना दी, ऊपर थोड़ा बहुत अपडेट कर दिया। फिर इंडो ग्रीक आया तो फिर वहाँ से थोड़ा बहुत चेंज हुआ, फिर जो ऊपर वाला पोर्शन था इसको बढ़ा दिया गया। फिर
हम लोग बात करें कि और ज़्यादा मॉडर्न कर दिया गया यहाँ से थोड़ी बहुत यहाँ पर रेलिंग्स वगैरह लगा दी गई। तो अब कैसे कैसे ये स्तूपास का आर्किटेक्चर इवॉल्व होगा, अब हम लोग इनको समझते हैं। अब गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आर्किटेक्चर ऑफ स्तूपा के बारे में, यानी कि जो स्तूपा वगैरह होते हैं उनका आर्किटेक्चर, यानी कि वो बनते कैसे हैं, उसकी बेसिक डिटेल्स को समझते हैं, जो कि अगर हमारे मेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है तो हम लोग कम कम बना तो सकते हैं। सबसे पहले आपको बनाना है क्या, एक अंडा बनाना है, अंडा आकार का एक शेप बनाना है। तो ये क्या है, हमारा अंडा है, क्या है, एक अंडा, ठीक है जी। ये क्या हो गया, अंडा हो गया। अंडा के भीतर रखा हुआ है हमारे एक कोई चेम्बर बना है या कोई मटका टाइप में रखा है, तो उसके अंदर क्या रखे हुए हैं, रेलिक रखे हुए हैं, यानी कि हमारे जो अस्थियों के अवशेष हैं, यानी कि जो डेटी रहते हैं। ये क्या है, एक तरीके से अगर हम लोग आज के बेसिक स्ट्रक्चर की बात भी करें तो जो रेलिक हैं, यानी कि कोई भगवान वास करते हैं तो उनके जो अवशेष हैं वो रखे हुए हैं। तो रेलिक कहाँ रखा हुआ है, इसके सेंटर में रखा होता है, किसके, अंडे के सेंटर के में रखा होता है रेलिक। क्या रखा होता है, रेलिक रखा हुआ है। तो मेन स्ट्रक्चर का पार्ट क्या हुआ, अंडा और रेलिक। तो सबसे मेन जो हमारा कॉन्सेप्ट है स्तूपास का, उसके अंदर बस यही है कि भैया गौतम बुद्ध की इच्छा यही थी कि एक स्तूपा बना दिया जाए, उसके अंदर मेरे रेलिक रख दिए जाए, तो यही उनकी इच्छा थी। तो अंडा के अंदर क्या रखा हुआ है, रेलिक, जिसके अंदर रेडी रहते हैं। इसी के जस्ट ऊपर हम लोग बात करें, अब अंडे के ऊपर बनी है हमारी एक कोई, यहाँ पे कोई फ्लैट सरफेस है, यहाँ पे हमने बना दी क्या है, एक बालकनी टाइप में बना दी। तो ये बालकनी टाइप में बन गई। इसे क्या कहा गया, इसे क्या कहा गया, इसे हर्मिका कहा गया, हर्मिका, हर्मिका। तो इसका मतलब क्या होता है हर्मिका का, तो मान चलिए कि यहाँ पे मान चलिए कि कोई ज़मीन है, ठीक है, तो ये हम लोग का बेसिक फॉर्म है। तो अब इसका मतलब क्या है, इसकी फिलोसफी क्या है हर्मिका की। तो जब हम लोग क्या करते हैं, अपनी विशेष को सेक्रीफाइसेस करते हैं, सेलिब्रेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, हर चीज़ छोड़ देते हैं, अपनी डिज़ायर्स को छोड़ देते हैं। जैसे ये हमें गौतम बुद्ध की फिलोसफी पता है कि भैया अपनी विशेष को, अपनी डिज़ायर्स को छोड़ दो, और क्या करो, जब हम लोग विशेष छोड़ देते हैं, हम अपनी इच्छाएं छोड़ देते हैं, तो हम लोग ज़मीन से ऊपर उड़ जाते हैं, हम लोग आसमान की तरफ जाने लगते हैं। तो ऊपर हम लोग एक एक शिफ्ट, एक मतलब एक पॉइंट ऊपर उड़ गए हैं सेलिब्रेशन की तरफ। किसकी तरफ, सेलिब्रेशन की तरफ। तो ये कॉमन ह्यूमन है, और जब हम लोग अपनी इच्छाएं छोड़ देते हैं तो अब एक पॉइंट ऊपर चले जाते हैं। तो ये क्या हमारी, ये फिलोसफी बता रहा मैं आपको किसकी, गौतम बुद्ध की। तो फिलोसफी कैसे आर्किटेक्चर से लिंक्ड है वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे क्या है, हर्मिका है, कहाँ पे, इसके जो अंडा है, अंडा के ऊपर हर्मिका बनी हुई है हमारी, क्या बनी हुई है, हर्मिका बनी हुई है। और हम लोग बात करें हर्मिका के ऊपर हमें ये क्या दिख रहा है, एक छत्र दिख रहा है, क्या दिख रहा है, छत्र दिख रहा है। तो जब छत्र की बात करते हैं तो छत्र किसके आगे लगता है, तो किसी महान व्यक्ति के आगे या राजा के आगे लगता है। तो ये फिलॉसफी है, किसी महान व्यक्ति के सामने, कोई बहुत महान पर्सनैलिटी है, उसके सर के नीचे छत्र लगती है, जैसे कोई राजा महाराजा हुए तो उनके छत्र लगती है, तो इसलिए ये बन गया। पर इनिशियली इसका कॉन्सेप्ट कैसा होगा कि भैया हमने ये स्तूपा बना तो दिया, अब ऐसा नहीं हो कि हवा आए, पानी आए तो ये बह बह के चला जाए धीमे करके। तो इसके लिए जो हमारी हर्मिका है और छत्र बनाया गया होगा, किस लिए बनाया गया, कि उसकी प्रोटेक्शन हो सके, कि बारिश का पानी आए तो भैया इसे ब्लॉक कर ले, या फिर कैसे भी करके इरोजन ना हो इसका। अगर मिट्टी भी है, अगर कोई पत्थर भी है, तो सीधे डायरेक्टली पानी के कांटेक्ट में सीधे प्रेशर ना डाले, इसलिए बनाया होगा। पर इसकी फिलॉसफी क्या बन गई, फिलॉसफी ये बन गई कि कोई महान व्यक्ति, कोई दिव्य भूमि, सॉरी दिव्य व्यक्ति हो, या फिर कोई राजा महाराजा हो, तो उसके नीचे क्या लगता है, छत्र लगता है। तो इसलिए ये छत्र का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। अब हम लोग बात करें कि हमारे जो छत्रास है, ये जुड़े हुए हैं किससे, एक डंडे से जुड़े हुए हैं, किससे, एक डंडे से जुड़े हुए हैं। तो ये डंडा क्या है, डंडे को क्या बोलते हैं, यस्ती बोलते हैं। क्या है, यस्ती। तो यस्ती क्या है, तो यस्ती एक लिंक है किसके बीच में, धरती और हेवन के बीच में। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई सेलिब्रेशन करता है या फिर बहुत महान काम करता है, तो वो नीचे से ऊपर जाता है, या फिर किसी महान पावर को नीचे आना होता है तो इसी यस्त्री के थ्रू आता है, ठीक है। तो ये जो यस्ती है वो किसका पार्ट है, यस्ती छत्र का पार्ट है। किसका पार्ट है, छत्र का पार्ट है, कौन, यस्ती। इसे एक्सिस मंडी भी कहते हैं यस्ती को। तो ये क्या है, यस्ती क्या है, लिंक है, और किसका पार्ट है, छत्र का ही पार्ट है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। और अगर हम लोग अब बात करें कि यहाँ पे ये हमें ये छत्र दिख रहा है, छत्र में 3 यहाँ पे चक्र दिख रहे हैं, तो ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये त्रिरत्न को प्रेजेंट करते हैं। कैसे, त्रिरत्न को प्रेजेंट करते हैं। और हम लोग बात करें ये त्रिरत्न क्या है, तो बुद्धा की फिलॉसफी है, या फिर हम लोग बात करें बुद्धा की डॉक्ट्राइन क्या है, तो बुद्ध, धम्म और संघ। तो अगर आप लोग इनको फॉलो करते हैं तो आप क्या कहोगे, आप धरती से एलिवेट होकर पैराशूट बना के ऊपर जा सकते हैं, या ऊपर से नीचे जा सकते, मतलब नीचे से ऊपर से नीचे नहीं आएंगे, नीचे से ऊपर जा सकते हैं। तो ये क्या दिखा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है बुद्धा की फ़िलॉसफ़ी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अलग अलग तरीके से बुद्धा की फ़िलॉसफ़ी को रिप्रेजेंट किया जाता है।
तो अब हम लोग बात करें कि अब जो हमारा स्तूपा है उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा। तो बेसिक बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, रेलिक होने चाहिए, दूसरा अंडा होना चाहिए, और तीसरा क्या होना चाहिए, तीसरा हमारे पास ये हर्मिका होनी चाहिए, ये पूरा वाला हिस्सा, ऊपर का हिस्सा, छत्र वाला हिस्सा, हर्मिका। तो ये तीन पार्ट किसके हैं, ये तीन बेसिक स्ट्रक्चर में आ जाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ और रह गई थी हमारी कि भैया हमें क्या बोलना था, ये रेलिक था, तो ये रेलिक चैम्बर क्या कहलाएगा, इसे हम लोग तबेना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तबेना। इसे क्या बोला जाता है, तबेना बोला जाता है। तो अपना ये बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया कि हाँ कैसे कैसे हमारा बेसिक स्ट्रक्चर बना हुआ है स्तूपा का। ये साधारण स्ट्रक्चर होता है किसी भी स्तूपा का, ठीक है। अब इसके बाद धीमे धीमे कैसे कैसे इवॉल्वमेंट हुए या एडवांस फीचर कैसे कैसे दूसरे इंपॉर्टेंट फीचर जोड़े जाएंगे, उनको भी समझते हैं अब। तो भैया जब इतना बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो अलग से हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा मेस्ड हो गया तो भैया अभी मैं जब ये स्ट्रक्चर समझा दूंगा तो इसके बाद में पूरी अलग अलग स्लाइड से, यानी कि 5-6 पिक्चर्स की मदद से आपको मेथी स्ट्रक्चर या फिर दूसरे के स्ट्रक्चर समझाऊंगा। और अभी भी तो अभी समझा ही रहा हूँ फिर। और हम लोग क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, इसके स्तूपा के बगल से हम लोग के दूसरा डायग्राम बना दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, एक बालकनी बना देंगे। क्या बना देंगे, एक बालकनी बना देंगे। तो बालकनी बना दी हमने, तो बालकनी के लिए क्या चाहिए पड़ेगा, एक बेस चाहिए पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, स्तूपा के आसपास में एक बेस बना देंगे। तो इसे क्या कहा गया, इसे मेहदी कहा गया। क्या कहा जाएगा, मेहदी। अब जब बेस बना दिया गया, बालकनी बना दी गई, तो बालकनी में चलने के लिए रास्ता बन जाएगी कि भैया यहाँ से घूम के यहाँ चले जाओ, यहाँ से घूम के यहाँ चले जाओ, वहाँ से घूम कर वहाँ चले जाओ। तो ये क्या हमारा हो जाएगा, प्रदक्षिणा पथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रदक्षिणा पथ हो जाएगा। क्या, प्रदक्षिणा पथ हो जाएगा कि जो हमने बालकनी बनाई है तो वहाँ पे अब चलने के लिए रास्ता बन गई है। तो ये क्या कहलाएगा, प्रदक्षिणा पथ कहलाएगा। अब हम लोग ये समझते हैं प्रदक्षिणा पथ तो हमें अलग अलग धर्म में देखने को मिलता है, चाहे वो हमारा हिंदू धर्म हो। तो आप लोग अगर कोई मंदिर में जाते होंगे तो मंदिर के चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो चक्कर लगाने से होता क्या है कि जैसे कोई पॉजिटिव एनर्जी होती है तो उसको आप लोग पूरा खींच लेना चाहते हैं। नहीं, जैसे कि अगर आप लोग बारबेक्यू सुना हो आप लोगों ने, तो उसको हम लोग पनीर को टुकड़े को नहीं चारों तरफ से गोल गोल घुमा देते हैं कि जितनी भी एनर्जी या फिर हीट निकल रही है वो चारों तरफ पक जाए चारों अच्छी तरीके से। उसी तरह हम लोग किसी भी एनर्जी क्या करते हैं, ऑब्जॉर्व करते हैं किसी चक्कर लगाते हुए, चाहे वो हिंदू धर्म हो या दूसरे धर्मों के अंदर भी हमें ये देखने को मिलता है। जैसे प्रदक्षिणा पथ वाला सीन चल रहा है कि सारी सारी पॉजिटिव एनर्जी खींच लें उससे। और हम लोग बात करें कि जब हम लोग प्रदक्षिणा पथ बन गया तो मान चलिए कभी कभी एक कोई भीड़ आई कभी कभी, तो कोई गिर ना जाए इसके लिए यहाँ पे क्या बना दी, रेलिंग बना दी गई। ऐसे करके नहीं, रेलिंग बना देते हैं, रेलिंग बना देते हैं। तो यहाँ पे ये रेलिंग बना दी गई। तो इससे क्या कहा गया, इसे वेदिका कहा गया। क्या कहा गया, वेदिका। तो अब हमने मेहंदी देख ली, प्रदक्षिणा पथ देख लिया, वेदिका देख लिया, तो इतना हिस्सा कंप्लीट हो गया अपना। अब और भी कुछ इसके एलिमेंट है वो भी समझते हैं अब हम लोग। तो जब हमारा इतना स्ट्रक्चर तैयार हो गया तो भैया हमने क्या कर दिया, जब अंदर का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया तो अंदर के बाद यहाँ पे अब अगर हम लोग फिलॉसफी की बात करें तो यहाँ से हम लोगों ने क्या बना दी, एक लाइन थी बॉन्डी टाइप में बना दी यहाँ पे। तो इसे क्या कहा, ये भी क्या है, वेद का ही है। तो अगर हम लोग फिलॉसफी की बात करें तो इसकी फिलॉसफी ये है कि भैया ये कुछ मतलब पूरी दुनिया से एक खास जगह है। मतलब ये क्या है, पूरी दुनिया से इसे जुदा बनाता है, यानी कि अलग बनाता है। क्या, वेद का। और यहाँ से ये मिड पॉइंट हो गया, ये पूरी दुनिया है और ये कुछ खास जगह है, कोई खास प्लेस है। तो वेद का इससे अलग करता है दुनिया से इसको। और हम लोग बात करें कि अगर इनिशियल अगर स्तूपास की बात की है तो भैया यहाँ पे क्या बना दी गई थी, बाउंड्रीज बना दी गई थी ताकि कोई जानवर या फिर कोई ऐसे फालतू में ना घूमे यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपको 3 लाइनें दिख रही होंगी। जैसे कि ये अपना स्ट्रक्चर बना दिया, सिंगल सी एक लाइन बना दी, इसमें 3 स्ट्रक्चर बना दी, 3 लकड़ी फंसा दी कि अपना एक ब्लॉक, एक लकड़ी गाड़ दी और उसमें 3 डंडियाँ गाड़ दी। तो हमारा जो ओरिजिनल स्तूपा भी है तो उसमें अगर पत्थर भी आपको स्टोन्स वगैरह दिखते हैं तो वो किसका, लकड़ी की वुडन स्टाइल में दिखती होंगी। क्यों, क्योंकि भैया इसका जो इनिशियल स्ट्रक्चर था वो ऐसे ही था कि 2 पिलर्स गाड़ दिए, बीच में लकड़ी फंसा दी 3। तो वुडन स्टाइल का स्ट्रक्चर को ही फॉलो किया गया है इसमें। तो अगर आप लोग सांची स्तूपा में भी देखते होंगे तो वहाँ पे आपको वुडन स्टाइल में ही पत्थर लगे हुए देखने को मिलते हैं। भले ही वो पत्थर के हों पर उनका स्टाइल कैसा है कि लकड़ी फंसी हुई है वहाँ पे। चाहे आप लोग देख लेना, अभी आगे चल के इमेज में दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा वो। और लास्ट में भैया हमारे बच्चे कौन, गेट बचे हमारे। तो जैसे कि हमने वेद का बगल में यहाँ पे जितना पैसा हुआ तो भैया चारों तरफ से यहाँ से गेट, यहाँ से गेट, यहाँ से गेट, यहाँ से गेट, चारों तरफ से बना दिए गेट। तो इन्हें क्या कहा गया है, इन्हें क्या कहा जाता है, तोरण से कहा जाता है, तोरनास। ठीक है, तोरण बोल देते हैं इन्हें। तो भैया इसका फिलॉसफी क्या है कि भैया जो हमारी जो बुद्धिज़्म है वो सबके लिए खुली है, तो कोई भी आके इसे ज्वाइन कर सकता है। तो सबके लिए गेट खुले हुए हैं, तो चारों तरफ से आप चाहें जहाँ से भी आते हैं तो उसको सिम्बलाइज़ करता है। ठीक है। और बस एक चीज़ और बची, थोड़े बहुत एलिमेंट और बचे हैं, जैसे कि हमारे क्या है ये, जैसे हमने देखा था यहाँ पे
वेदिका के ऊपर यहाँ पे जाना हो, हमें यहाँ पे वेदिका के ऊपर जाना हो, तो यहाँ पे हमारी सीढ़ियाँ चल लगती हैं। तो ऊपर जब जो चक्कर लगाने के लिए सीढ़ियाँ लगती हैं तो इन्हें क्या कहा गया, सोपना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन्हें सोपना कहा जाता है। तो इस तरह से आप लोग एक बेसिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं किसका, अपना स्तूपा का। तो अगर मेंस में आ जाए तो भैया जो एग्जामिनर है वो आपके गले लगना चाहेगा, आपसे कहेगा भाई आप कहाँ थे अब तक। तो अब वो आपसे इतना ज़्यादा खुश हो जाएगा कि आपको पूरा नंबर दे देगा। तो इस प्रकार हमने अपना स्तूपा मतलब आर्किटेक्चर वगैरह बेसिक आर्किटेक्चर कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपको पिक्चर की फॉर्म में दिखाऊंगा कि कैसे कैसे बना हुआ है पिक्चर्स वगैरह में, या फिर यूपीएससी में कैसे कैसे आप लोग बना सकते हैं वो भी आप दिखाएंगे। तो आई थिंक ड्रॉ करके तो मैंने दिखाई दिया, उम्मीद है तो अब हम लोगों ने नोट से तो पढ़ लिया था। अब भैया अलग अलग इमेजेस से इसको समझ लेते हैं। तो आप लोगों को खुद दिख रहा होगा यहाँ पे परिदक्षिणा पथ कहाँ पे है, ये यहाँ पे रेलिंग के पीछे ये चलने के लिए जगह है। तो यही हमारे क्या प्रदक्षिणा पथ है यहाँ पे। और अंडा के बारे में बात कर ही ली थी, हर्मिका हमारी ये है, छतरी ये लगी ऊपर, इनमें त्रिरत्नास लगे हुए हैं जिनके बारे में हमने बात की थी। कौन कौन से त्रिरत्नास थे हमारे, तो सबसे पहला बुद्ध था, दूसरा हमारा धम्म, और तीसरा हमारे संघ, तीनों थे। और यहाँ पे हमारे क्या है, ये अशोक का स्तंभ जहाँ पे हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है कभी कभी। और ये हमारी वेदिका है, रेलिंग, ये भी हमारी वेदिका है। और ये हमारी मेथी है, सॉरी मेधी है, इसके ऊपर हम लोग बात करें, ये जो हम लोग बात करें सॉरी प्रदक्षिणा पथ बने हुए हैं, तो बेस वही है। और सामने ये हमारे तोरना गेट लगे हुए हैं। तो ये इमेज है किसकी, ये इमेज हमारी स्तूपा की। अगर अच्छे से समझना है आपको तो और भी देख लेते हैं, और काफ़ी सारी इमेजेस के साथ हम लोग देखेंगे और उन सबको समझेंगे अलग अलग एंगल से। तो ये तो हम लोगों ने पहले ही डिस्कशन कर लिया था कि कैसे कैसे जो हमारे स्तूपास वगैरह हैं वो डेवलप हुए थे। कि मौर्यन टाइम पे हमारे कैसे 3 सेंचुरी बीसी में हमारे जो स्तूपास थे ऐसे थे, ठीक है। फिर इंडो ग्रीक स्टाइल आई 2nd सेंचुरी में, और भी 2nd सेंचुरी बीसी में। फिर हम लोगों ने देखा ऐसे फिगर्स, इसमें हम लोग देख रहे हैं हर्मिका और छत्र लग चुकी है थोड़ी बहुत। और यहाँ से हम लोग बात करें थोड़ा बहुत डेवलप हो गया। फिर हम लोग इंडो ग्रीक देखा थोड़ा, और महेंद्र वन के टाइम पीरियड पे और थोड़े आगे देखा। और धीमे धीमे डेवलप होते होते यहाँ पे ये जो हमारी छतरी थी ये बढ़ने लगी। लेट इंडो ग्रीक में हमें ये देखने को मिली, कुशन के पीरियड में हमें ऐसी देखने को मिली। तो ऐसे करके इवोल्यूशन हुआ हमारे किसका, स्तूपास का। फिर अब हम लोग सांची स्तूपा को समझ लेते हैं। तो भैया सांची स्तूपा को अच्छी तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पे ये मेथी है हमारी, ये तोरना गेट लगे हुए हैं जहाँ पे कहानी वर्णित है बहुत सारे राजाओं की, महाराजाओं की। तो उन्होंने मतलब उन्होंने कैसे-कैसे मतलब कहानी तो ख़ैर बुद्ध ही है। इसमें 2 प्रकार की कहानियाँ हैं। एक तो बुद्धा की लाइफ़ के बारे में लिखा हुआ है इन गेटों के ऊपर, और दूसरी लिखी हैं जातक कहानियाँ, जो कि हमारे गौतम बुद्ध थे वो कैसे-कैसे उन्होंने अपनी लाइफ़ में क्या-क्या चीज़ें हासिल की, तो उनके बारे में लिखा हुआ है। तो और कुछ नहीं है। और ये भैया हम लोग देखते हैं, ये टॉप व्यू है, यानी कि अगर हम लोग कोई ऊपर से देख रहे हैं तो ऐसा दिखता है स्तूपा। तो भैया जितने एंगल से बन सकता है हम लोग उतने एंगल से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो हमारी ये हर्मिका है, और ये एक्सेस पिलर वही अपना हमने छतरी बात की थी, ये हमारी वेदिका लगी हुई थी यहाँ किनारे। ये एक्सेस पिलर जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे छतरा के ऊपर, और इसके नीचे वेदिका लगी हुई है, रेलिंग वगैरह लगी हुई है। तो हर्मिका ये हमारी रही बीच में। और इसके बाद हम लोग बात करें, ये हमारे तोरना हुए, ये भी थोड़ा अलग है। अगर आपको नोट्स के हिसाब से अगर रियलिटी में अगर बनाना तो ऐसे सिंपली ऐसे ही आप लोग बना सकते हैं कि साइड व्यू ऐसे है, छतरा, हर्मिका, अंडा, रेलिक, और ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करें, अगर टॉप व्यू देखना है तो भैया हमारे तो ये हमारी ऊपर से टॉप व्यू, अंडा, तोड़ना, पाथ ऑफ सर्कुलेशन सब कुछ दिख जाएगा हमारा। ये अलग-अलग इमेज हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो अंडा यानी डोम बन गया, छतरी बन गई हमारी, हर्मिका, लॉयन पिलर, अशोका के जितने भी स्तूपा होंगे तो बताने के लिए बनाएँगे कि हाँ, हमने बनवाया, तो भैया उनका सिंबल बन जाएगा यहाँ पे। और तोरना हमारा गेट है जहाँ पे स्टोरी ये लिखी है किसकी, गौतम बुद्ध की, और जातक स्टोरीज़ वगैरह लिखी हुई हैं। और भैया ये गेट है तो यहाँ पे कार्विंग वगैरह, तो जैसे हिस्ट्री हम लोग बात कर रहे थे तो ये स्टोरीज़ वगैरह लिखी हुई हैं। तो अलग-अलग चीज़ें, अलग-अलग स्टोरीज़ बताते हैं इसमें गेट के अंदर। और अगर यूपीएससी के लिए बनाना है, अगर आपको मेंस वगैरह में बनाने के लिए आ जाए, तो सिंपली ऐसा नॉर्मल सा एक स्ट्रक्चर तैयार कर लीजिए कि भैया ये अपनी हर्मिका है, ये छतरा है, ये अंडा है, ये मेहंदी है, जहाँ पे ये हम लोग बात करें बेस तैयार है चलने के लिए ऊपर। तोरना हमारे गेट ये लगे, एनक्लोजर वॉल ये है, और बस एक टॉप व्यू अगर देना हो तो ऐसे दे सकते हैं आप लोग। तो ऐसे करके हमारा पूरा बन के तैयार हो जाएगा।
आई थिंक इतना काफ़ी हो जाएगा आपको अलग-अलग एंगल से जितने भी एंगल से बन सकता था हमने वो बना के दिखा दिया। उम्मीद है कि आपको अब समझ में आया हो। तो भैया अब बारी है नोट्स की। तो भैया अब हम लोग नोट्स समझते हैं कि कैसे-कैसे हम लोग इन पार्ट के बारे में अगर लिखने के लिए आ जाए तो कैसे-कैसे बना के रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अंडा के बारे में। हेमिस्फेरिकल माउंट क्या है? ये अंडा है। The Anda's dome-shaped recalls a mound of dirt that was used to cover the Buddha's remains। यानी कि अब इसका क्या है, अंडा का एक डोम का इस्तेमाल किया था, यानी कि एक मिट्टी का इस्तेमाल किया था कि जो कवर करेगा किसके, बुद्धा के रिमेन्स को। इट हैज़ अ सॉलिड कोर एंड कैन नॉट बी एंटर्ड। तो इसके अंदर सॉलिड कोर होता है, इसके अंदर जाया नहीं जा सकता है। कंसिस्ट विद देयर सिम्बॉलिक एसोसिएशंस। द अर्लीस्ट स्तूपास कंटेन्ड एक्चुअल रिलिक्स ऑफ बुद्धास। तो स्टार्टिंग की हम लोग बात करें स्तूपास के अंदर असली के बुद्धा के रेलिक्स रखे हुए थे। रेलिक्स मतलब समाधि या फिर सॉरी उनकी राख वगैरह मरने के बाद नहीं बचा दिया है, अस्थियाँ बोलते हैं इन्हें। तो रेलिक्स चेम्बर्स बरीड डीप इनसाइड द अंडा इट्स कॉल्ड तवेना। तो हम लोग बात करें रेलिक चेम्बर के अंदर, रेलिक चेम्बर बहुत गहराई में गाड़ा जाता है अंदर किसके, इस अंडे के, और उसे तवेना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तवेना कहा जाता है। ओवर टाइम दिस हेमिस्फीयर माउंड हैज टेकन ऑन एन इवन grander symbolic associations. The mountain, home of the gods at the center of the universe, symbol of latent creative powers. Architecture replica of infinite dome of heaven representing the cycle of death and rebirth। तो ये हो गया अपना अंडा। अब बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर के, हर्मिका के बारे में। स्क्वायर रेलिंग। स्क्वायर रेलिंग क्या है? हर्मिका, हमारी हर्मिका के बारे में हमने पहली बात कर ली थी। It it is the top portion of a stupa, a cascade containing relics or some object was buried at the top part of stupa which was slightly flattened. Hermika comprised this flattened portion surrounded by a railing Vedika, symbolized the zenith beyond life and death, nirvana. It resembles to a sacrificial altar was a particular significance for the attainment of nirvana required the sacrifice and the self and the world what was below needed to be sacrificed to reach द टॉप। तो जिसके बारे में हम लोगों ने पहले डिस्कशन कर लिया था हर्मिका के बारे में कि भैया अगर आप लोग धरती पर रहते हैं, आम आदमी है, तो भैया जब आपको अपनी डिज़ायर्स, जैसे कि अगर हम लोग बात करें बुद्धिज़्म की फ़िलॉसफी अगर फॉलो करेंगे तो हम अपनी डिज़ायर्स वगैरह को छोड़ देंगे और एक ऊपर पोस्ट पे पहुंच जाएंगे। जब हम लोग अपनी डिज़ायर्स को त्याग देंगे और बुद्धिज़्म की फ़िलॉसफ़ी पहुँचाएँगे, मतलब फ़ॉलो करेंगे, तब हम लोग हर्मिका तक पहुँच जाएँगे, यानी कि हम लोग एक सीढ़ी ऊपर चल जाएँगे आम इंसानों से। तो ये हर्मिका रिप्रेज़ेंट करती है। फिर हम लोग बात करते हैं छत्रा के बारे में और यस्त्री के बारे में। तो यस्त्री हमारा डंडा है, छत्र हमारी क्या है? पार्सोल, यानी कि एक तरीके से छत है। किसकी? अंडा की। अंडा के ऊपर छत टाइप में बना दी गई है। छत्र कंसिस्ट ऑफ डिस्क एंड यस्ती। तो छत्र के अंदर हम लोग बात करें यस्ती और डिस्क आती हैं, तो 3 डिस्क हमारी वहाँ प्रेज़ेंट हैं, जो कि बौद्धिज़्म के 3 रत्न को रिप्रेज़ेंट करती हैं, जिनका मतलब क्या है? उनका मतलब है क्या? उनके 3 बौद्धिज़्म के 3 महारत्न, उनका मतलब है, एक पहले तुम्हारे बुद्ध, दूसरे धम्म की फ़िलॉसफ़ी और तीसरा क्या? संघ, यानी कि कम्युनिटी। तो यस्ती क्या है? सॉरी, पहले हम लोग छत्र के बारे में बात कर लेते हैं। ड्राइव्ड फ्रॉम अम्ब्रेला दैट वर प्लेस्ड ओवर द माउंट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द एलिमेंट। तो छत्र का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? एक छतरी की तरह, जो कि माउंट को बचाएगा ऊपर बारिश वगैरह से। यस्ती क्या है? स्टफ ऑफ अ डंड इरेक्टेड ऑन द टॉप पोर्शन ऑफ स्तूपा सिम्बलाइजेस द एक्सिस मुंडी। तो इसे क्या कहा जाता है? एक्सिस मुंडी है ये, द पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। तो ये क्या है? यूनिवर्स का सेंटर, जो कि धरती को स्वर्ग से जोड़ता है। इसके साथ हम लोग बात करें along which the divine descend from heaven and become uh, accessible to humanity। तो भैया ऊपर से दिव्य शक्ति इसी से आती हैं और यहीं से जाती भी हैं। 3, 5 और 7 राउंड डिस्क वर अटैच्ड विथ। तो कभी कभी इसमें 3, 5 और 7 राउंड डिस्क लगा दी जाती हैं। 3 सर्कुलर अम्ब्रेला लाइक डिस्क रिप्रेजेंट द 3 ज्वेल्स ऑफ 3 रत्न ऑफ बुद्धिज्म। 3 रत्न के बारे में हमने बता ही दिया कि पहला बुद्धा, दूसरा धम्म, यानी कि मतलब बुद्धिस्ट टीचिंग और रिलीजियस लॉज किसके? बौद्धिज्म के। और संघ, यानी कि मोनास्टिक कम्युनिटी।
तो ये समझ लिया। फिर हम लोगों ने अब फिर इतने सब जब उनके मेन फीचर देख ही लिए हैं, तो भैया थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। तो ये किनारे ये वुडन स्टाइल में लगी हुई वेदिका है। ये हमारे क्या तोरना गेट लगे हुए हैं। ऊपर हमारा छत्र है, छत्र को होल्ड किए जस्ती है। हर्मिका लगी हुई है, हर्मिका जो ये हमारी वेदिका के रेलिंग वगैरह लगी हुई है। अंडा तो फिर आपको पता है, प्रदक्षिणा पथ भी है हमारा। और जो जिसके ऊपर प्रदक्षिणा पत्र खड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर क्या लगा है, मेहंदी लगी हुई है। तो ऐसे करके हमने अपना बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया। और थोड़ा बहुत बचा है, उसको भी निपटा लेते हैं। तो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा एलिमेंट वगैरह के बारे में भी देख लेते हैं। तो छत्र सिंबलाइज द थ्री ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म, द बुद्ध धम्म, द संघ, द कम्युनिटी ऑफ मॉन्क, ऑल पावरफुल एंड सॉवरेन स्टैचू ऑफ महात्मा बुद्ध, द सेक्रेट ट्री ऑफ लाइफ कंटेनमेंट अराउंड द थ्री कोर बिल्डिंग्स ब्लॉक्स वर एडेड सेकेंडरी फीचर। और ये हमारा स्ट्रक्चर पहले वाला तैयार था। और अगर आप लोग एग्ज़ाम में अगर ऐसा बनाते हैं, तो जो एग्ज़ामिनर आपको गले से लगा लेगा और आपकी एक किस से कर देगा आपको, और कहेगा भैया कहाँ थे आप महापुरुष, इतना बढ़िया बना दिया आपने। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं, दूसरे पार्ट भी हमारे बच गए, उनको भी देख लेते हैं थोड़ा बहुत। तो मेधी के बारे में देखते हैं। इट वाज द वाइडर बेस ऑफ स्तूपा। तो वाइडर बेस है किसका, स्तूपा का। मतलब जो अंडा है, अंडा के बाद के बाहर के हिस्से में बना हुआ है ऐसा। द टेरेस सराउंडेड बाय द सिमिलर थ्री बार रेलिंग सपोर्टेड एंड द अंडा सॉरी द अंडा एंड रेज्ड इट ऑफ द ग्राउंड स्टेयर्स एंड सोपना। तो भैया इसी के ऊपर स्टेयर्स वगैरह बनी है, जिन्हें सोपना कहा जाता है। सर्व्ड एज अ प्लेटफॉर्म फॉर द रिचुअल सर्कुलेशन। और प्रदक्षिणा पत्र इसी के ऊपर बने हुए हैं हमारे। प्रदक्षिणा पत्र क्या है, सर्कम्बलेटरी पथ पाथ। इट वाज बिल्ड ओवर अ मेथी। मेथी के ऊपर बनाया जाता है फॉर डिविटीज टू टेक राउंड, यानी कि वो इस अंडा के चक्कर लगा सके। द स्तूपा टू गेट द ग्रेस ऑफ द महात्मा बुद्ध, जिससे कि वो आ, महात्मा बुद्ध का पूरी तरह से, एक तरीके से नहीं, हम जैसे हम लोग भैया हिंदू धर्म के अंदर भी देखते हैं कि मंदिर के चारों तरफ एनर्जी लेते हैं हम लोग, ये चक्कर लगा लेते हैं मंदिरों के। तो वैसे ही यहाँ पे एनर्जी लेना का एक फिलोसफिकल तरीका बना सकते हैं। स्टेयरवेज वर कंस्ट्रक्टेड टू रीच इट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। तो भैया स्टेयरवेज मतलब यानी कि सीढ़ियाँ वगैरह बनाई गई यहाँ पे प्रदक्षिणा पथ के लिए, और ग्राउंड लेवल से, ठीक है, ग्राउंड लेवल से प्रदक्षिणा पथ तक, ऊपर तक। वेदिका के बारे में बात कर लेते हैं। इट रेफर टू द रेलिंग बिल्ट अराउंड द स्तूपा। तो ये क्या, एक तरीके से रेलिंग है, रेलिंग बिछा दी गई है स्तूपा के आसपास। थ्रो देयर आर थ्री रेलिंग्स एट द डिफरेंट लेवल। तो तीन रेलिंग्स हमारी अलग अलग लेवल्स पर। पहली है कौन, पेपुल्ट ऑन द ग्राउंड अराउंड द अंडा। अंडा के आसपास बनी हुई है हमारी, कौन सी, ये वाली वेदिका, मतलब रेलिंग वगैरह। दूसरी बनी है बुल्ट एट द राउंड मिडल ऑफ अंडा over the methi to act as a peripheral wall around प्रदक्षिणा पथ and built। और तीसरी कौन सी है, बिल्ट एट द टॉप ऑफ द सराउंडिंग और द छत्र। तो एक छत्र के पास में बनी हो और एक प्रदक्षिणा पथ के पास में बनी हुई है। प्रदक्षिणा पथ के पास में तो इसलिए बनी है जैसे कि कोई लोग, बहुत सारे लोग, भीड़ जब आ जाए तो कोई गिरे ना वहाँ से। और दूसरी बनी है छत्र के आसपास, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए, वहाँ पर रेलिंग वगैरह थी वैसे। क्रॉस ओवर यूज्ड इन द रेलिंग वर नॉन एज सुची। क्रॉस बार जो हम लोग बात करें, मंदिर के बारे में लकड़ी के वुडन का क्रॉस बार देखने को मिलते हैं, तो उन्हें सुची कहा जाता है। अब तोरने के बारे में देख लेते हैं। तो तोरना क्या है, वही गेट है अपने। तोरना वर इरेक्टेड इन ऑल द फोर डायरेक्शंस एज अ गेट वे। तो तोरना क्या है, गेट वे है जो कि चारों तरफ बने हुए हैं, यानी कि ये सिंबलाइज करते हैं कि जो बौद्धिज्म है वो सबके लिए खुला है, तो कोई भी आ सकता है और भैया हम में समा सकता है, यानी कि हम में इन्वॉल्व हो सकता है, यानी कि हर किसी के लिए दरवाजे खुले हैं, किसके, बौद्धिज्म के। देयर वर हाईली ऑर्नामेंटेड इन नेचर। तो हम लोग बात करें, इन लोगों ने, जो हम लोग बात करें पहले के राजा थे या बाद के राजा थे, इन्होंने ज़्यादा कुछ तो नहीं करवाया। तो इन्होंने सोचा कि कौन दिमाग फोड़े, कहाँ कहाँ अंदर रेलिंग में करवाएं, क्या क्या करवाएं। तो इन्होंने कहा हटाओ भैया, गेट दिख रहा है तो भैया गेट में ही सब कुछ छाप देते हैं। तो जितनी भी हमें क्या देखने को मिलते हैं यहाँ पे, यही तोरना देखने को मिलते हैं। इसे इतना डेकोरेट किया गया, इतना डेकोरेट किया गया, हर एक इसका एक एक पार्ट को, तोरना को डेकोरेट किया गया, उसमें स्कल्पचर बनाया गया, मतलब अलग अलग कहानियाँ दिखाते हुए स्टोन्स के, स्टोन्स को तराशा गया, उसमें अलग अलग कहानियाँ, जातक कहानियाँ लिखाई गई, गौतम बुद्ध के बारे में बताया गया। तो ऐसे अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया गया हमें, किसमें, तोरनास में। इसलिए यहाँ पे कहा जाता है ओर्नामेंटल है, कैसी है, ओर्नामेंटल इन नेचर, यानी कि इन्हें बहुत गहनों की तरह सजाया गया है।
सीन्स फ्रॉम जातक स्टोरीज, तो जातक स्टोरीज के सीन्स वगैरह बनाए गए हैं और डे टू डे लाइफ ऑफ पीपल वर डिपेक्टेड ऑन तोरनास। तो तोरनास के ऊपर हम लोग बात करें डे टू डे लाइफ के बारे में, और इवन कि हम लोग बात करें जातक स्टोरीज के सीन के बारे में जो कि बताते हैं कि कैसे कैसे जो गौतम बुद्ध थे कि उनके पिछले जन्म में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तो उन कहानियों के सबूत बनते हैं वो। रिजेंबल ओपन टू एवरीवन इन ऑल डायरेक्शन, तो ये तो हमने बात कर ली कि चारों तरफ खुले हैं, हर किसी के लिए खुला है। वेदिका वर रिपीटेड अराउंड वेदिका वर रिपीटेड अराउंड द स्तूपा एंड ऑन द टेरेस, तो ऑन विच द अंडा रेस्टेड मेहंदी लेवल, दिस up to डेmarcate द बाउंड्री ऑफ द स्केट प्रेजेंट विद द सेकुलर वर्ल्ड। तो यानी कि वेदिका का काम क्या है? वेदिका का काम एक तरीके से ये भी है कि वो एक अलग करती है इस अंडे को जिसमें रेलिक्स रखे हुए हैं, यानी कि ये कोई खास चीज़ है दुनिया से परे, यानी कि दुनिया से अलग ये खास चीज़ है। तो वेदिका का काम क्या है? इसमें एक तरीके से बॉर्डर बनना, यानी कि वेदिका क्या करती है? दुनिया को अलग कर देती है अंडा से, एक तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इंडिया में, तो हमने देख ही लिया कैसे कैसे स्तूपास थे। अब भैया दुनिया में अलग अलग जगह पे लोग अलग अलग अपने हिसाब से स्तूपास बनाने लगेंगे। जैसे हमें ये दिख रहा है ये हमें स्तूपास नॉर्मल स्तूपा दिख रहा है, और ये दूसरा स्तूपा हमारा क्या है? मल्टी स्टोरेड और टावर स्टाइल पकौड़ा। तो भैया स्तूपा को पकौड़ा ही कहा जाता है दूसरी कंट्रीज में। तो ऐसे करके पकौड़ा बने हुए हैं। क्लोज एब्ड पगोड़ा, सिंगल स्टोरीड पगोड़ा, तो तिब्बतियन स्टाइल दगोबा, तो पगोड़ा दगोबा, जाने क्या क्या नाम दिए गए दुनिया में अलग अलग। तो अलग अलग जिसकी ये सोच थी उसी हिसाब से अपना नाम देते गए थे। और डायमंड, यहाँ पे लास्ट में डायमंड थ्रोन पगोड़ा, तो अलग अलग प्रकार के पगोड़ा भगोड़ा बनाए गए। तो भैया जैसी की सोच समझ में आई, तो वैसे उन्होंने पगोड़ा भगोड़ा पगोड़ा तगोड़ा ये सब बनवा दिए। और इनकी मान्यता ये है कि भैया कहो, ये जैसे कि ये वाला स्टूपा दिख रहा है, तो इसमें ये वो लोग इसमें जो गौतम बुद्ध हैं उन्हें ध्यान में बैठे हुए देख रहे हैं। तो अलग अलग हिसाब से उन्होंने अपने जो धर्म के हिसाब से अपने स्तूपास वगैरह बनवाए हैं, तो उन्हें अलग अलग नाम दिया। द शेप ऑफ द स्तूपा रिप्रेजेंट द बुद्धा क्राउंड द एंड सिटिंग इन द मेडिटेशन पोस्चर ऑन द लायन थ्रोन। तो भैया जी तो हमने वही बात कर ली कि भैया कि हमारे गौतम बुद्ध बैठे हुए हैं, तो उनकी पोजीशन बना दी, एक तरीके से उन्हें रिप्रेजेंट कर दिया इस स्तूपा के फॉर्म में। और जैसी जिसकी सोच होगी, तो भैया कोई ऐसे शक्तिमान आएगा, कोई अलग अलग पर्सपेक्टिव से बनवाएंगे अपने स्तूपास अलग अलग कंट्रीज वाले। और लास्ट में एक और बच जाता है कि भैया एक पे इसमें एक मिसलिनियस पॉइंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, पर एक हाँ तो कुछ थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता दे रहा हूँ। अकाल चक्र स्तूपा इज अ स्तूपा हु सिंबलाइज इज नॉट कनेक्टेड टू इवेंट इन द बुद्धा's लाइफ बट इंस्टीड ऑफ सिंबलिज्म ऑफ काल चक्र तंत्र। काल चक्र तंत्र मतलब तंत्र विद्या से रिलेटेड हमारा स्तूपा है। काल चक्र स्तूपा है इसका नाम, क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द नेगेटिव एनर्जीज। तो इसको बनाया गया था किसके लिए? किसके अगेंस्ट में? नेगेटिव एनर्जी के अगेंस्ट में बनाया गया था। रेयरेस्ट काइंड ऑफ स्तूपा, यानी कि ये बहुत खास है, यानी कि इसके से बहुत कम स्तूपा हमें देखने को मिलते हैं। द Kalchakra Tantra refer to external, internal, and alternative aspects. The external aspect deals with the cosmology, astrology, and astronomy and astrology. Internal deals with the individual inner energy system and interrelationship between body and mind. The ancient धन्य कटका स्तूपा एट अमरावती आंध्र प्रदेश इन इंडिया। तो ऐसे करके हमने अपना आर्किटेक्चर कंप्लीट कर लिया पूरा। अब इसी के साथ अब हम लोग अब बात करेंगे कैसे कैसे इंडिया में डेवलपमेंट हुई, हमारे एवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ है स्तूपास का, आप वो समझेंगे टाइमलाइन के थ्रू। कैसे? टाइमलाइन के थ्रू हम लोग उसको समझते हैं। अब हम लोग उम्मीद है कि आपको इतना तो समझ में आ गया हो। अगर कुछ भी अगर नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि एक फीडबैक मिले कि हाँ कहाँ पे मुझे कुछ पॉइंट आउट पे कुछ सुधार करने हैं, कहाँ पे नहीं करना है। तो आप लोगों के कमेंट से ही हमें पता चलेगा। तो प्लीज़ अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो को देख चुके हैं, तो प्लीज़ कमेंट करिए कि हाँ भैया यहाँ पे प्रॉब्लम्स लग रही थी, तो हम लोग हो सके कि उनको इम्प्रूव कर सकें। और बाकी और थोड़ा आगे बढ़ चलते हैं अपने अब आगे।